Hello to all my lovely audience. Welcome back to your most favorite educational channel, Magnet Brains. इस वीडियो में हम आ चुके हैं चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट पार्ट, यानी चैप्टर तो देख लिया था, एमसीक्यू भी देख लिया। अब लास्ट पार्ट आता है जो कि सबसे टफ पार्ट लगता है, जिसे कहते हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले एमसीक्यू। हाँ, है ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स, असर्शन और उसके रीज़न देने होते हैं, जिसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। सो डोंट वरी, वीडियो के एंड तक बने रहो, जितने भी डाउट्स हैं ना सारे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12। सो लेट्स स्टार्ट। आओ भाई, डायरेक्शंस क्या हैं? क्योंकि अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों कहा खतरनाक है, बोलोगे कुछ तो बोलेंगे मैम हमें पता ही नहीं है ये क्या क्वेश्चन होते हैं, तो बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे अपन एमसीक्यू तो देते हैं, अब उसमें असर्शन एंड रीजन बहुत सारे नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा है कि आपको अगर पता हो ना, आराम से स्कोर कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन भी पता है कैसे, कि आपको पता है डेस्टिनेशन, पता है कि ये डेस्टिनेशन है, बट आपको रास्ता नहीं पता कि भाई जाना कैसे है ना, जाना कैसे है वो नहीं पता। तो सिंपली हम जो है यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे ABCD ये 4 ऑप्शंस में से घूमती है कहानी, और इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। तो अब दिख रहा है बोर्ड पे कुछ ना कुछ, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये डायरेक्शंस, दीज डायरेक्शंस विल फॉलो इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। In the following questions, a statement assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as dash. क्या क्या? Either you can mark it as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. डरना नहीं, एंड में सब समझाऊंगी। B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. And D if both assertion and reason are false. उड़ गया सब ऊपर से, है ना, कुछ नहीं है। देखो डायरेक्शन है, क्या होता है इन क्वेश्चंस में। अच्छा, नंबर 1 थिंग, हो सकता है एग्जाम में ऐसा नहीं हो ABCD ऐसे फॉर्मेट में, हो सकता है D ऊपर लिख दिया हो, ऊपर नीचे लिख दिया हो। ये तो हम ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं इन क्वेश्चंस में, हम ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे। बाकी ऐसा कोई भाई पैटर्न नहीं बना हुआ है, ABCD ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है? तो ये हो गए डायरेक्शंस। आ जाइए, अब कहाँ आओगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 20 क्वेश्चन हैं असर्शन एंड रीजन के। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता देती हूँ मैं भाई, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले ही बता देती हूँ क्या होगा। देखो, एक आपको ऐसे आगे कैसी कहानी मिलेगी देखना। एक आपको लिखा मिलेगा असर्शन, एक क्या मिलेगा असर्शन, दूसरा लिखा मिलेगा रीजन। आगे अरे जब क्वेश्चन पे आऊंगी ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, 1 विल बी असर्शन, 1 विल बी रीजन। तो असर्शन में क्या होगा, असर्शन में होगी एक स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यानी एक बात कही होगी, लिख दूं क्या हिंदी में, बात कही होगी, ये एक स्टेटमेंट होगी। तो बोलो मैम नीचे वाली, अरे ये भी एक स्टेटमेंट होगी। ऊपर वाली ये एक स्टेटमेंट होगी, नीचे वाली ये भी एक स्टेटमेंट होगी। एंड ऑनेस्टली बताओ, सो दिस फॉलोज फॉर ऑल द असर्शन एंड रीजन। आपको कहीं भी सॉल्व करना हो, आपको ये नहीं है कि भाई यहीं कोई भी असर्शन एंड रीजन होना, वो यहाँ से निकल जाएगी बेटा, यही चाबी है उसकी। देखो असर्शन रीजन, ये ऐसे डरावने नाम दे दिए, कुछ नहीं है, ये कोई बात कही है, ये कोई स्टेटमेंट है। ऑलराइट, सो व्हाट विल बी स्टेप, इधर अच्छे से देखना, जिसको नोट डाउन करनी है वो कर सकता है बिल्कुल, और थोड़े आलसी होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, स्टेप नंबर 1 क्या होती है। स्टेप नंबर 1 फॉलो क्या करना है, ये आपको फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1 में पता है क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में यू हैव टू चेक, स्टेप नंबर 1 में इन ईच असर्शन एंड रीजन एंड क्वेश्चन आपको चेक करना है कि क्या ये, धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। क्या बोला मैंने, स्टेप 1 में ट्रू एंड फॉल्स करते हो, ट्रू एंड फॉल्स जैसे बचपन में देते थे, ट्रू एंड फॉल्स, अभी भी देते होगे ट्रू या फॉल्स। तो आपको बस ये चेक करना है, ये हटा देना, ये जो लाइन है ना, ऐसे वो होता है घोड़ा ऐसे साइड में यूँ लगा के घूमता है, एक ही जगह देखता है वो, तो उसको साइड में लगा दो और इसको थोड़ा साइड रख दो, इसको देखो ही मत, अभी मैं हाथ रख दिया, देखो ही मत। यहाँ देखो ये स्टेटमेंट है, ये दो कुछ बातें कही हैं। What you have to do, you first have to identify if both of them are true या false। मान लो अगर आपको लगा कि एक ट्रू है, क्या बोल रहे हैं, मान लो ये ट्रू है, ये लगता है फॉल्स है, या लगता है दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, ये आइडेंटिफाई करना, इतना कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है मैम, स्टेप 2 कंडीशनल है। कंडीशनल क्या होता है, अरे बालों वाला कंडीशनर नहीं, कंडीशनल, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसी वर्ड सुनते हो। तो इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन, अगर
पहले तो स्टेप 1 चलोगे, अरे एक सीढ़ी तो चढ़ोगे, एक सीढ़ी चढ़ ली, अब रुक जाना वहां पे, दूसरी पे पैर कब रखोगे? अगर ये दोनों स्टेटमेंट, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इफ both the statements, if both assertion and reason are true, then only you need to move to step 2. वाओ, ये तो राइम हो गया। अगर ये दोनों स्टेटमेंट है ट्रू तो आप जाओगे स्टेप 2 पे। कैसे होगी स्टेप 2? अब सुनो कैसे होगी स्टेप 2। स्टेप 2 में बस इतना पता लगाओ, इज रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझा रही हूं, इज रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, फॉर assertion, चलो देख लो, इज रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। इतनी कहानी समझ आई। अब आओ, सबसे पहले आओ, स्टेप 1 ने हमने शुरू किया। अब जैसे मान लो स्टेप 1 में आपको पहले पता चला कि मैम ये तो दोनों बातें गलत कही हैं, ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, मतलब क्या? इफ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन ये होती है अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। एक कंडीशन ये होगी कि मान लो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी क्या कह सकते हो? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहां तक चलेगा स्टेप 1। अब मान लो कि आपने पढ़ी दोनों स्टेटमेंट, बोलोगे पहली भी सही है और भैया दूसरी भी सही है, तो नाउ ये कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है? इफ बोथ आर ट्रू। ये कंडीशन यहाँ पे लिख दो, शुरुआत में ही लिख दो भाई कि आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आए। क्या है? अगर दोनों ट्रू हुए तो अब पता है आपको क्या करना है। अब पता है क्या करना है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि ये जो रीजन का मतलब क्या होता है? वजह। जैसे आप स्कूल लेट जाते हो तो मैम पूछती है ना, व्हाई आर यू लेट, व्हाट इज द रीजन? बोलोगे मैम माई बस वॉज लेट। सबका यूनिवर्सल बहाना होता है, मेरी बस देर से आई थी। वैसे तो हम देर करते हैं बस में जाने में, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो रीजन यानी वजह दी, मैम ने आपसे बात पूछी, आपने वजह दी। तो हमें यहाँ यही चेक करना है भाई कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है असर्शन में और ये जो रीजन है ये क्या है? इसका सही रीजन है। जैसे मैं एक असर्शन ऐसे ही बता रही हूँ, सुन लो। एक असर्शन है ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल है, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम। क्या बोला? ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दूसरा स्टेटमेंट है दे हैव क्लोरोफिल इन देम। तो अब मुझे बताओ कि क्या बात है। तो बोलोगे मैम पहली बात तो दोनों बातें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और जब मैंने बिकॉज लगा के उस आंसर को बोला तो मुझे लगा हाँ यार बात तो सही है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बेटा कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। हाँ सनलाइट वगैरह तो होती है सब, लेकिन क्लोरोफिल नहीं हुआ तो कैसा? अब सनलाइट तो हमारे पास भी है, हम थोड़ी ना जादू बन जाएंगे। अरे कौन सा वो कोई मिल गया वाला से जादू, धूप थोड़ी ना करने लगेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। सनलाइट तो हमारे पास भी है, CO2 भी है, सब है, बस क्या नहीं है? क्लोरोफिल। तो बिल्कुल सही बात है। तो विच मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तब ये कंडीशन आती है। तो ये दो स्टेप्स देख लिए। अच्छा, अभी अगर लग रहा हो हल्का सा डाउट तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कहानी क्लियर हो जाएगी। देख लिया? बिल्कुल आऊँ क्वेश्चन पे? चलो भाई आ जाओ, अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई क्वेश्चन 1 में मैं हेल्प कर दूंगी थोड़ी, बट आगे से जो है मैं टाइम दूंगी, देन आप लोग सॉल्व करोगे। आ जाओ क्वेश्चन 1, लेट्स रीड असर्शन। Transpiration lowers down plant temperature. Reason: transpiration reduces the concentration of mineral salts. ठीक, ये assertion और reason है। आ जाओ, अब पहला स्टेप क्या है भाई बताओ, किस किस को याद है? पहला स्टेप क्या था? ट्रू एंड फॉल्स। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो, इधर ही पढ़ो, इधर बताओ मुझे क्या है। ट्रांसपिरेशन लोअर्स डाउन प्लांट टेम्परेचर। सबसे पहली चीज, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज the loss of water from leaves in the form of water vapor. क्या बोला? ऐसा लग रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, है ना? ये देखो, ये है स्टोमेटा, यहाँ से बाहर जा रहा है कौन? पानी। कौन से फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। तो क्या हो रहा है ट्रांसपिरेशन में? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स। ये क्या है? ये हो गया ट्रांसपिरेशन। ठीक, समझ गए? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनो। इसका मस्त सा एग्जाम्पल, बहुत ही मस्त सा एग्जाम्पल। क्या होता है?
अभी अभी कर सकते हो, अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो चालू ही रखना है, ऐसे जो है देख रहे हो, और 2 मिनट में एक काम करके आओ, जल्दी से जो है अपने सिंक में जाओ, वॉशरूम में जाओ और जो है मुंह धो लो। क्या करोगे, जाओ वॉशरूम में और जो है मुंह धो लो, और मुंह पोंछना नहीं, पोंछने का नहीं है भाई, मुंह पोंछना नहीं, और आ जाओ पंखे के नीचे। पंखा है ना, पंखा लगा रहता है, पंखे के नीचे आ जाओ, या किसका सामने वाला फैन है उसके सामने आ जाओ। तो कैसा महसूस कर रहे हो? टाइम दे रही हूँ, बोलो मैम टाइम तो दो, ठीक है जल्दी जल्दी। क्या करोगे, मुंह धो के आओगे और जो है पंखे के सामने जो है होने दोगे एवेपोरेट, बिल्कुल पंखे के सामने चलने दो हवा। तो कैसा लगेगा? दे रही हूँ टाइम, जल्दी जल्दी जाओ मुंह धो के। अरे सिर्फ मुंह धोना है भाई, फेस वॉश नहीं लगाना है। हाँ बैठ गए, बढ़िया है ना, फेस वॉश लगा रहे हैं, स्क्रब लगा रहे हैं, अरे सिर्फ मुंह धोने को कहा है मैंने। धो लिया, अब पंखा चालू करो तेज स्पीड में, फैन ऑन किया। अब क्या करोगे, बढ़िया फैन के सामने बैठ जाओ, और कैसा फील हो रहा है बताओ, कैसा महसूस हो रहा है बताओ, कैसी लग रही है? बोलो मैम ठंडक सी लग रही है। पहले बताओ, मुंह धो लिया है ना, मुंह धो लिया और पोंछना नहीं है, पंखे के सामने बैठ गए, अब कैसा लग रहा है? बोलो मैम मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंडा ठंडा लग रहा है कि नहीं? ठंडा यानी क्या? टेम्परेचर कम हो गया। ठंडा यानी क्या? टेम्परेचर लोअर हो गया। अरे तो एक बात बताओ, जब लीव्स से पानी ऐसे जाएगा तो उसको भी ठंडा ठंडा नहीं लगेगा? उसको भी तो लगेगा हाँ यार मेरे यहाँ से पानी जा रहा है तो मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? प्लांट का टेम्परेचर कम कर देता है, पानी निकाल के आहा ठंडक सी हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? समझे कि नहीं बात? तो अब इतना कह सकते हो पहले स्टेप में कि ये जो है अजर्शन, हाँ भाई सही बात है ना, अजर्शन ही है। अजर्शन क्या है? ट्रू है। एक टी लिख दूं, एक टी लिख दूं। अब कुछ नहीं, रीजन देखो, ये मत सोचो कि ये रीजन है, अभी सोचो दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट। अब इसे पढ़ो। ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? रिड्यूस करता है किसका कॉन्सेंट्रेशन? मिनरल सॉल्ट्स का। तो अब इसकी कहानी जल्दी से देखो क्या होती है। जैसे ये लीफ है, ठीक है, अच्छे से समझना क्या होता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस होता है। मान लो इधर अंदर बहुत सारा वाटर है, इधर अंदर बहुत सारा वाटर है। अब अंदर एक और चीज़ है, मिनरल सॉल्ट्स। अंदर क्या है बेटा? मिनरल सॉल्ट्स हैं कि नहीं? अब जैसे जैसे, अच्छे से सुनना, जैसे जैसे ये पानी यहाँ से बाहर जाता जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो ये ब्लू वाले मान लो सब बाहर चले गए, ये नीले वाले, ब्लू वाला जो पानी है ये बाहर चला गया। अब देख के बताओ, सिर्फ देख के बताओ, यहाँ पे जब पानी बाहर चला गया तो क्या बच गए, क्या मिल गए ज़्यादा? रेड मिल गए कि नहीं? क्या मिल गए ज़्यादा? रेड मिल गए। तो रेड हो गए, यानी ये क्या है? ये क्या है? अरे ये मिनरल सॉल्ट्स है ना। तो एक बात बताओ, क्या इंक्रीज हुआ? क्या इंक्रीज हुआ ट्रांसपिरेशन में लीफ के अंदर? बोलोगे मैम मिनरल सॉल्ट्स तो अंदर बढ़ गए ना, क्योंकि जब ये ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर जाएगा तो मिनरल सॉल्ट्स और हो जाएंगे, पानी कम हो जाएगा अंदर। तो विच मीन्स ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इनसाइड द प्लांट। और यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ उल्टी बात कह दी इन्होंने। ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। नहीं भाई, ये इंक्रीज करता है। तो क्लियरली ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो अब बताओ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे और रीजन प्रूफ करने में लगे हुए होते हैं। अरे पहले देखो तो सही, वो बात ही गलत कह रहे हैं, वो बात ही गलत कह रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो फॉल्स हो गया, कितना आसान है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन सी। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर हुई? इसका आंसर समझ आया? तो नेक्स्ट वाला अब मैं चाहूंगी, मैं टाइम दूंगी, आप लोग सॉल्व करना। क्लियर है? क्वेश्चन 2, अब ये आपकी बारी है, अब सॉल्व करना जल्दी से। असर्शन deficiency symptoms occur if the soil is lacking any particular element. Reason excess of minerals cause toxicity. तो अब इसको भी कैसे सॉल्व करोगे? हिंट देती जाती हूँ, जल्दी से करना पर है ना सॉल्व, क्योंकि अपन को भी करना है। फिर क्या है असर्शन में? स्टेटमेंट पढ़ो, पहले बताओ असर्शन ट्रू है कि नहीं, ठीक, फिर रीजन पढ़ो, ये पहले देख लो कि ट्रू है कि नहीं। अगर कोई भी फॉल्स हो तो पता है, अगर ट्रू हो तो ये फाइंड करो कि क्या ये इसका रीजन है कि नहीं। किसकी बात है? डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है? किसी भी चीज़ की कमी होने से कोई बीमारी होती है, किसी भी चीज़ की कमी होने से कोई बीमारी होती है। किसकी बात है? अरे इंसानों की बात नहीं है, सॉइल लिखा है यहाँ पे। सॉइल में अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो तब क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम। अरे ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो आप बताओ सही है या गलत?
ओके चलो आ जाओ इधर। अगेन इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आपको पहले ये बताना है ये सही है या नहीं। तो नंबर 1 थिंग, पहली बात तो सॉइल पता है हमारी मिट्टी होती है। नाउ यहीं पे क्या उगते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वी नो कितने सारे एलिमेंट्स नेसेसरी होते हैं, अलग अलग टाइप के हमने एलिमेंट्स देखे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो नाउ ये जो एलिमेंट्स है देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स में भी। तो इन एलिमेंट्स की अगर कमी हो जाए, क्या बोला मैंने, कमी हो जाए, तो क्या होता है, इन एलिमेंट्स की कमी से बीमारियां आने लगती हैं। क्या आने लगती हैं? बीमारियां। तो इस कमी से जो बीमारियां जैसे आती हैं उन्हें कहा जाता है डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी यानी किसी चीज़ की कमी होना। तो बोलोगे मैम प्लांट्स भी बीमार पड़ते हैं, बिल्कुल, इनकी बीमारी थोड़ी अलग है हमसे, है ना। अब इनको ऐसा नहीं बुखार हो रहा है या इनको जो है चिकन पॉक्स हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट है इनमें। कैसे? तो देखो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में इनमें क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो तो क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, स्टंटेड ग्रोथ है, या फिर लीव्स का कलर पेल हो जाता है, ऐसी वैसी पेल सी होने लगती है। आपने बाहर भी कहीं देखा होगा अपने, तो कोई हरा भरा प्लांट था लेकिन शायद सॉइल अच्छे से नहीं रही या कुछ मिनरल्स नहीं आ पाए उसमें, या आपने पानी टाइम से नहीं दिया, तो कैसे हो जाती हैं वो। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो बात मैंने कही। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होते हैं? जब प्लांट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं हो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इतना मानते हो कि नहीं? तो बोलो मैम बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन पे आओ, रीजन क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ मिनरल कॉजेज टॉक्सिसिटी। एक्सेस कौन सा एक्सेस? ज्यादा वाला। इस एक्सेस का मतलब क्या है? ज्यादा। तो जब ज्यादा मिनरल्स हो जाते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, जब ज्यादा मिनरल्स हो जाते हैं तो उससे पता है क्या होती है, टॉक्सिसिटी। कौन सी सिटी? टॉक्सिसिटी। तो इसकी कहानी मैं बताती हूँ। देखो हमेशा मैं कहती हूँ, हर सेशन में ऐसा लगता है बोलती हूँ, ये लाइफ पे भी अप्लाई करना। कोई भी चीज़ अगर नॉर्मलिटी में हो, बेटा कोई भी चीज़ अगर नॉर्मलिटी में हो तो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल से अगर ज़्यादा ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो दिक्कत है। क्या है? कोई भी चीज़ अगर नॉर्मलिटी में हो तो ठीक है, नॉर्मल से ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत है। तो इधर भी अगर नॉर्मल लेवल है मिनरल्स का, ठीक है, अरे ज़रूरत से ज़्यादा ही कि भाई ले मिनरल और ग्रोथ कर, तो वो भी दिक्कत है। क्यों? वो हो जाते हैं टॉक्सिक। एक्सेस ऑफ मिनरल्स टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेम विद अवर बॉडी। हाँ, ऐसी बीमारियां होती हैं लोगों को जिनमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं बॉडी में, तो उससे भी बीमारी, जैसे एक्सेसिव प्रोटीन्स हो गए या एक्सेसिव फैट्स हो गए, वो तो हम समझते ही हैं। क्लियर है? तो यानी बोलोगे हाँ मैम समझ गए कि असर्शन तो ट्रू ही है तो रीज़न भी ट्रू ही है। ये बात हमने देख ली। नाउ अब बताओ कंडीशन मीट होती है कि नहीं स्टेप 2 के लिए? बिल्कुल होती है। आ गए ना स्टेप 2 पे? देखो ये याद है क्या थी स्टेप 2 की कंडीशन? इफ बोथ आर ट्रू। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक इफ रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो आ जाओ इस स्टेप पे। अच्छा ये कैसे करते हैं स्टेप, बिकॉज अभी आ गई है तो यहाँ बताती हूँ। नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, जो है बिकॉज एक वर्ड नहीं है, बचपन से पढ़ते आते, कोई भी आंसर आता है दिस इज सो बिकॉज, दिस इज सो बिकॉज, है ना, दैट इज द रीजन बिकॉज, ऐसे आंसर रखते थे ना बचपन में। तो बिकॉज मतलब क्योंकि, रीजन है। तो फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन यूज दिस वर्ड। जब ये लाइन पढ़ो इस वर्ड को यूज करो और सोचो कि क्या ये इसका रीजन लग रहा है भाई। तो पढ़ते हैं, देखो कैसे। Deficiency symptoms occur if the soil is lacking any particular element because excess of minerals cause toxicity. बोलो पलक मैम का मुंह बन गया, अजीब सी लाइन नहीं लग रही है? बोल रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम सॉइल में होते हैं। कब होते हैं? जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा मिनरल से टॉक्सिसिटी होती है। ए कुछ भी बोला, उल्टी बात कह दी, कुछ भी कह दिया, ये तो ये इसका रीज़न है ही नहीं। डेफिशिएंसी सिम्टम क्यों होता है? बिकॉज सॉइल में पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं हो और हर एलिमेंट से जो है ग्रोथ इफेक्ट होती है प्लांट की। पर्टिकुलर एलिमेंट से प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट होती है, जैसे नाइट्रोजन कम हो गया पर्टिकुलरली, या फॉस्फोरस या पोटेशियम, तो दिक्कत आती है। तो ये यार मतलब बोलो कि तुम दोनों बातें तो सही कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन। क्या समझे? रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी पढ़ो। बी क्या है? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Is it clear or not? आ जाओ question 3. Assertion: aerobic respiration in multicellular organisms involves the exchange of respiratory gases twice. Reason: exchange occurs from lung to heart and then heart to lung. समझ गए किसकी कहानी है? एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी है।
स्टेप 1 फॉलो करते हैं। एजर्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में, इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है 2 बार, ट्वाइस। क्या लिखा है? एक्सचेंज होता है। कब? 2 बार। बिल्कुल सही बात है। ट्रू कैसे? याद करो, थोड़ा याद करो। रेस्पिरेशन जब हमने देखा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है 2 बार। 2 बार कैसे? मतलब एक बार जो है हमें पता है लंग के थ्रू हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है? लंग्स के थ्रू जो हो रहा है, क्या क्या? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ब्लड के, हमारी बॉडी के ब्लड से डिफ्यूज हो रहा है, अंदर जा रहा है, और ब्लड से जो है CO2 वापस जा रहा है बाहर। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। ये कहानी देखी थी कि नहीं? अरे ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो विच मीन्स ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। नाउ कम टू रीजन। एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग। एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग नहीं। फर्स्ट जो एक्सचेंज है इसमें यहाँ पे हार्ट का बेटा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फर्स्ट जो एक्सचेंज है यहाँ हार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फर्स्ट एक्सचेंज में सिर्फ लंग का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और इन्होंने कह दिया लंग टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग, यानी कि ये जो है ये बात हो जाती है दूसरी वाली बात फॉल्स। समझ गए क्यों फॉल्स हुई? तो विच मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आसान हो गया सी ऑप्शन, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अभी थोड़ी गाड़ी हम तेज भगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रिवीजन कर लिए हर MCQs में, यहाँ पे भी। तो अब हम क्विकली सॉल्व करते जाएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन। अच्छा, कहीं भी लगता है कि हाँ ये नया टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, है ना, कि हाँ भाई ये नया पॉइंट है जो आपको शायद नहीं याद हो। Assertion: in some animals like amphibians, the first step of gaseous exchange occurs through body surface. Reason: body surface or membrane of amphibians is thick in nature. Assertion पे आओ। कुछ एनिमल्स जैसे एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन होते हैं? अरे वही जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, दोनों जगह नाव में पैर है इनका, तो ये होते हैं एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग वगैरह को याद करो, ठीक है। तो एम्फीबियंस में क्या होता है ये कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। तो देखो ये जो है ना एम्फीबियंस, इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी सरफेस, जैसे फ्रॉग का बॉडी है, ठीक है, जैसे फ्रॉग का। अब ये फ्रॉग जो है ये लगेगा तो नहीं कि फ्रॉग है, पर इतने प्यारे हो कि तुम लोग मान लेना कि ये जो है ना ये एक टाइप का फ्रॉग है, मेंढक है, ठीक है। बोलो मैम नहीं लग रहा, अरे मान लो ना प्लीज़। तो इनका जो बॉडी का सरफेस होता है ना, पता तो है कितनी कैसी होती है इनकी बॉडी। इनकी बॉडी होती है मॉइस्ट। इनकी बॉडी कैसी होती है? मॉइस्ट जैसी होती है। अब इनकी बॉडी का जो सरफेस है ना बेटा वो होता है पतला। वो कैसा होता है? थिन। क्यों होता है? उसका रीज़न है क्योंकि इनमें गैसियस एक्सचेंज ये कैसे करता है? डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी में भी रहना है। भूल गए क्या? भूल गए। एम्फीबियन क्या दोनों पानी और लैंड पे। अब पानी में बताओ, पानी में क्या करेंगे लंग्स रख के? ये पानी में तो ऑलरेडी वाटर में डिफ्यूज होती हैं गैसेस, तो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ये क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ये क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? एंड कहीं भी एक्सचेंज होना हो, ये डीलिंग होती है ना, इसके लिए ये जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये हमेशा पतली होती है। अरे अगर मोटी होगी तो एक्सचेंज कैसे हो पाएगा? थिन होनी चाहिए ना। जैसे हमारी बॉडी में भी याद है थिन एपिथेलियम होती है, स्क्वामस एपिथेलियम, एक्सचेंज वाली जगहों पे जैसे एल्वियोलाई वगैरह पे, क्योंकि एक्सचेंज होना है। तो बात समझ गए कि नहीं? तो अब ज़रा बताओ। तो बोलोगे मैम इस बात से असर्शन तो ट्रू है, रीज़न क्या है? बॉडी सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस इज थिक इन नेचर। कैसी बात कर रहे हो? थिक होगा तो एक्सचेंज कैसे होगा? बोल दो सॉरी ब्रो यू आर रॉन्ग। तो यानी अगेन ऑप्शन सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यही आंसर आया। तो बिल्कुल सही है। अपने आप में सॉल्व करते जाओ, है ना, अपने नोटबुक में सॉल्व करो, एंड लास्ट में जो है ना अपन स्कोर देखेंगे। कमेंट करके स्कोर बताना 20 आउट ऑफ सबके कितने आए। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। असर्शन: व्हेन वाटर हैज टू बी कंजर्व्ड इन द बॉडी, ADH is secreted from the posterior pituitary. Reason: ADH renders the walls or DCT collecting duct and tubule impermeable to water. क्या है ये जो है ADH? It renders the walls of DCT collecting duct and tubule impermeable to water. किसकी कहानी है? नंबर 1। सबसे पहले तो ये याद कर लो, ये एक्सक्रीशन की कहानी है। एक्सक्रीशन में भी किसकी बात हो रही है?
किडनी, किडनी में कौन होता है फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं आया मैम, चलो इधर आओ, जल्दी से जो है याद करना है किडनी को बेटा अपन को, जल्दी से आओ। किडनी याद है, ह्यूमंस में किडनी होती है इतनी बड़ी सी जो हम किडनी बनाते हैं, ठीक है। बड़ी सी कैसे? अरे ये देखो ना, राजमा के शेप की किडनी जितनी बार बनाई है, अब तो भूलोगे नहीं, है ना। अब तो मेरे हाथ को भी याद हो गया है कि मेरा हाथ ऐसे ही चलेगा, पता है यही बन रहा है किडनी। तभी हमेशा पेन उठा के लिख लिया करो, हमेशा पेन उठा के लिख लिया करो। ओरली से ज़्यादा ये ऐसे लिखने से याद हो जाती हैं चीज़ें। ये क्या है? एक किडनी है, दूसरी समझ ही जाना, है ना। अब किडनी में ये मेडुला का रीजन है, ये जो कोन टाइप बनाया, दिस इज मेडुला, एंड ये बाहर जो स्पेस है दैट इज कॉर्टेक्स। नाउ किडनी में जो है, किडनी में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है कौन? यहाँ पे कॉर्टेक्स में मैक्सिमम पार्ट में प्रेजेंट रहता है नेफ्रॉन, और सिर्फ नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली ये यू शेप का जाता है मेडुला के अंदर। देखा है हमने बहुत ही अच्छे से वीडियोस में, लेक्चर्स में, तो वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट नीचे बनी हुई है, ठीक है। सभी टॉपिक वाइज हैं। अच्छा, अब ये मत डरा करो कि मैम अभी क्लास चल रही है तो ये क्लास तो हो सकता है कभी मिस हो गई, या कुछ स्कूल का टाइम है तो हम कैसे पढ़ेंगे। अरे उसकी टेंशन मत लो ना भाई, सारी प्लेलिस्ट बनी है, किसी भी टाइम देखते हो सभी वीडियोस, ये सेम वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में डल जाएंगी। ऑलराइट, तो आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हो, ठीक है। अपने लेक्चर नहीं रुक रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। नेफ्रॉन है, आ जाओ आप जल्दी से इधर आओ, चलो। ये क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट, मतलब किडनी नाम है इसका, और अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो काम करते हैं इसके लिए। नेफ्रॉन्स छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन्हीं नेफ्रॉन में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखे थे हमने। बड़े बड़े मतलब क्या? अरे नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर याद है, ये आ रही है हमारी बॉमन्स कैप्सूल, और यहाँ से होते हुए बहुत सारी चीज़ें गई थी, फिर आया था हमारा ऐसा यू शेप्ड का लूप ऑफ हेनली, फिर कहानी चली थी। खैर कहानी थोड़ी ज़्यादा ही आगे चली थी, ऐसे ऐसे करके चलो ले जाते हैं। अब पूरा बता ही देती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। ये यू शेप का लूप ऑफ हेनली, अरे यही लूप ऑफ हेनली है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? जो प्रेजेंट रहता है इधर कॉर्टेक्स में, ओ मेडुला में, मेडुला में, यहाँ अंदर अंदर मेडुला में, ठीक। एंड ये किस में जाएगा? ये चला जाएगा ये बड़े से कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? बड़े से कलेक्टिंग डक्ट में। तो देखो भाई, ये यहाँ से ग्लोमेरुलस है, पर इसकी कहानी अभी देखनी नहीं है ना, इसको अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक। कौन है? डीसीटी। सिर्फ जिन स्ट्रक्चर का काम है मैं उन्हीं का नाम बताऊंगी अभी। ऑलराइट, डिस्टिल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी क्या है? डिस्टिल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब समझ जाओ कि ये कलेक्टिंग डक्ट है, क्योंकि कहाँ जाएंगे अपन आगे तक, ठीक है। ये डीसीटी है। अब क्या होता है? यहाँ से फिल्ट्रेट होता हुआ आया है, फिल्ट्रेट होता हुआ आया है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का काम हो गया, वापस से इनने सामान ले लिया। कौन? फिल्ट्रेट। देखो ब्लड आया था यहाँ से, ठीक है। ब्लड को क्या एक्सक्रीशन हो रहा है भैया? किडनी में ब्लड आया है, फिल्टर होना है, फिल्टर यहाँ पे हो गया। फिल्ट्रेट क्या हुआ? पूरा ही आ गया इधर पे। अब पूरा तो बाहर निकालना नहीं है, 180 लीटर, है ना, हमें तो सिर्फ वेस्ट बाहर निकालना है। तो जितनी काम की चीज़ें थी वो यहाँ पे पीसीटी में एब्जॉर्ब कर ली, जितनी भी काम की चीज़ें थी पीसीटी में एब्जॉर्ब कर ली। फिर आए लूप ऑफ हेनली में, कुछ कुछ एब्जॉर्ब होता गया। अब गाड़ी इधर लेके आओ, यहाँ से गाड़ी शुरू करनी है। डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी लिख दूँ प्लीज़, समझ जाना है ना, कलेक्टिंग डक्ट की कहानी है। अब यहाँ क्या होता है? ये कंडीशन पे होता है। ये कब होता है? ये कंडीशन पे होता है। कौन सी कंडीशन? कम पानी की, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो। ये जो दिया है ना नाम, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन पे ही बेस्ड बता रही हूँ। ये किसका नाम है? देखो, ADH। हमारी बॉडी में जब पानी की कमी होती है, यानी पानी पिया नहीं है इंसान ने, और किडनीज को देखो, इंसान पे, हमारे ऑर्गन्स को हम पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है। किडनीज को हम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पता नहीं भाई ये कब पानी पिएगा, पता ही नहीं है, अभी तक सो ही रहा है, पानी कब पिएगा पता नहीं है, अभी तक काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, ठीक है। तो आप लोग बैठे हो तो अभी जल्दी से पानी पी लो। ऑलराइट, तो यानी क्या मतलब? कहने का क्या है भाई, पानी की कमी है बॉडी में, किडनीज को भरोसा है नहीं, तो ये क्या करते हैं? बोलते हैं यार भाई इस पे भरोसे मत रहे, अपन अपना काम कर लेते हैं। अपन जो है पानी थोड़ा कम निकालते हैं, ये जो यूरिन एक्सक्रीट होगा इसमें अपन पानी थोड़ा कम निकालते हैं, बिकॉज इंसान का तो भरोसा है नहीं कि ये पिएगा या नहीं। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या बोला? पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे बेटा एक हार्मोन निकल के आता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है
उससे एक हार्मोन निकल के आता है, उस हार्मोन का नाम है, ये देखो अच्छे से देखना, ADH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। What is the name of the hormone? What is the full form? Anti-diuretic hormone, or you can also call it as, दूसरा नाम क्या है बोला, अरे दो नाम के बिना इन्हें मजा ही नहीं है, दो नाम रखते ही हैं ये। दूसरा क्या है? वैसोप्रेसिन हार्मोन भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर है? इतने बड़े बड़े अक्षरों में क्यों लिख रहे हो मैम? क्योंकि इतना ही इनका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस बहुत है। कौन है पहले देख लो, शक्ल अच्छे से देख लो, पहचान लो इसे। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्यों निकलता है? जब पानी की कमी होती है बॉडी में, तभी आता है हीरो। ये क्या करता है पता है? ये DCT, ये क्या करता है? कहाँ गया DCT भाई? ओहो, ये रहा। ये जो है DCT और कलेक्टिंग डक्ट में क्या काम करता है? यहाँ पे ये हार्मोन रिलीज होता है और इसके थ्रू जो वॉल्स होती हैं ना, अच्छे से सुनिएगा, ये जो वॉल्स होती हैं DCT और कलेक्टिंग डक्ट की, इन्हें बना देता है परमिएबल। इन्हें क्या बना देता है? परमिएबल टू वाटर। क्या बोला मैम ने? कुछ समझ नहीं आया। परमिएबल क्या होता है? मतलब कि ये जो जा रहा था, मान लो ये यूरिन जा रहा है, इसके साथ पानी भी है नाउ, इस लेयर में देखो ये परमिएबल नहीं होती है, ये कहती है जा रहा है जाने दो। बट DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स को ADH, ये जो हार्मोन आता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये क्या करता है? इनकी वॉल्स को परमिएबल बना देता है कि भाई जा, पानी ले लो, तुमको मैं परमिशन दे रहा हूँ। परमिएबल यानी कि मैं परमिशन दे रहा हूँ। उनकी वॉल्स को ऐसी परमिशन दे देता है कि भाई तुम पानी ले लो अगर कमी है पानी की। तो ये बात समझ आई, ये हार्मोन कितना काम का है जब बॉडी में पानी की कमी हो। बिकॉज हमें ही तो होश नहीं है, हम तो इंसान हैं, हम मौज में पड़े हुए हैं, पर पानी की अंदर कमी चल रही है। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है ADH तुम जरा जाओ DCT और कलेक्टिंग डक्ट इन सब में और इनकी वॉल्स को जरा परमिएबल बना दो, परमिएबल दैट वाटर कैन कम थ्रू देम। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी थी। अब जरा मुझे आंसर बताओ। तो व्हेन वाटर हैज टू बी कंजर्व्ड इन द बॉडी, जब पानी को बचाना होता है बॉडी में, ADH सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही बात है कि नहीं? पीछे वही तो बोली मैंने। अब आओ रीजन पे। ADH रेंडर्स द वॉल्स ऑफ DCT कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल इम्परमिएबल टू वाटर। बोलो है, ये क्या बोल दिया? रेंडर मतलब अलाउ ही नहीं कर देता है, रोक देता है, और उन्हें क्या बना देता है? वाटर से इम्परमिएबल। बोला अभी तो मैम ने कहा परमिएबल, परमिशन दे दी थी, यहाँ पे इम्परमिएबल। अरे तो ये गलत है ना। इम्परमिएबल यानी क्या? नहीं आने देगा। इम्परमिएबल यानी क्या? नहीं आने देगा। पर ऐसी तो बात है नहीं, अभी तो हमने पीछे देखा कमी होगी तो आने दे रहा था। विच मीन्स कितना आसानी से, मुझे बताओ कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? द रीजन इज फॉल्स। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, चलो। असर्शन, many advanced invertebrates have open circulatory system. Reason, the open circulatory system is open to the environment. हाहा, हंसी आई होगी ये पढ़ते हो, बोलोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ओपन है एनवायरनमेंट में, तो बोलोगे मैम हंसे क्यों? हमें तो लग रहा था यही सही आंसर है। हिंट दे दी मैंने। अरे भाई इतना अच्छे से हमने देखा है, एंड इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर भी जो है हमने देखा था, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, कब एनिमल किंगडम में बात की थी, और अभी भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के, ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज्ड। तो ज़रा देख के बताओ। पहली बात तो देखो सही कही है, मैनी एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा ओपन, ये खुला और बंद क्या बात हो रही है मैम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है, ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा दो टाइप्स का, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। अब इस ओपन और क्लोज से कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज मत होना, आसान कहानी है। ओपन और क्लोज दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी क्या, यानी क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी पिक्चर्स, मुझे याद है, कॉकरोचेस की, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉलस्क्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, इन सब में प्रॉन्स वगैरह, अरे जो भी इंसेक्ट्स हैं, इन सब में क्या होता है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन जैसे, ओपन मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी है और बाहर इन्वायरमेंट में खून बह रहा है, अरे ओपन इन्वायरमेंट से ओपन नहीं। ओपन मतलब क्या, बॉडी में अंदर खून, एक कैविटी है, एक खाली जगह, मान लो एक बर्तन है, हाँ ऐसे बता सकते हैं। सोचो एक बर्तन है बड़ा सा, उसमें आपने ऐसे पानी भर दिया, क्या बोला, एक बड़ा सा बर्तन है उसमें आपने ऐसे पानी भर दिया, मतलब आपके घर में कोई फंक्शन है, मम्मी ने कहा पानी, बहुत सारे गेस्ट आए भर दो, तो आपने क्या किया, इतना बड़ा बर्तन लिया उसमें पानी भर दिया। अब ऐसे कैसे गेस्ट पानी लेंगे, अब बोलो नहीं नहीं ऐसे ही लेंगे, तो ये वाला कौन सा सिस्टम हो गया, ओपन। तो बोलो मैम पानी की बात है, नहीं बेटा अपन ब्लड की बात करते हैं, तो यानी ओपन में ब्लड वेसल्स ये सब नहीं होते हैं, ब्लड वेसल्स में खून नहीं दौड़ता है, खून दौड़ता है कैविटीज में, जैसे लैक्यूना वगैरह होती हैं, ये सब कैविटीज होती हैं, इनमें जो है ब्लड एकदम से पूरा ब्लड आ जाता है, ऐसे कैविटी के अंदर भर जाता है, जैसे ऐसे नहीं कोई वेसल भर जाए वैसे कैविटी में। अब क्लोज में क्या होता है मैम, खुद को देख लो ना, आपके कोई कैविटी में इतनी बढ़िया बढ़िया ऐसे नसें बनी हुई हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, पूरी ब्लड वेसल्स हैं, तो क्लोज्ड में क्या होता है, सिंपली ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो अभी जो एग्जांपल दिया था तो उसमें समझो कि आपने डायरेक्ट बर्तन में पानी डालने की बजाय आपने कहा अच्छा इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अलग अलग ग्लासेस में डाल देती हूँ पानी को, है ना, थोड़ा ढंग का काम कर लेते हैं, ग्लासेस में डाल दिया पानी को, ऑर्गेनाइज कर दिया आपने तरीके से। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम में क्या होता है, इन्वायरमेंट से ओपन नहीं है, बॉडी के अंदर ही है, बट कैविटी में है, ठीक है, एक कैविटी है, स्पेस होती है उसमें होता है, और यहाँ पे क्लोज में ब्लड वेसल्स के अंदर खून दौड़ता है। इज इट क्लियर। चलो तो अब इसका आंसर बता सकते हो कि नहीं। मैनी एडवांस इनवर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। रीजन देखो, द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टू इन्वायरमेंट, हंसो और कहो वेरी बैड, बहुत ही अजीब सी बात कही है, ये क्या है, ये है बिल्कुल ही फॉल्स। क्या हो गई बात, फॉल्स। क्लियरली क्या दिख रहा है भाई कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है, अभी ओपन बोला तो था, एनवायरनमेंट में ओपन नहीं है, कैविटी में ओपन है, यानी क्या आ जाएगा इसमें भी भाई, ऑप्शन सी, बोलो सी पे ही चल रहे हैं। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है। चलो भाई आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द नॉर्मल हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, रीजन कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। चलो भाई देखते हैं क्या कहानी है इसकी, किसकी बात है, हार्ट रेट की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। क्यों, हार्ट रेट कम्स अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम, इतना तो हमें पता है, ठीक। नाउ हार्ट की कहानी भाई दिल की कहानी है, दिल की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना भी थोड़ा जो है, तो जल्दी से जो है हम एक हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ सही लग रहा है भाई, हार्ट ही है ये इसका एक डिवीजन और एक ये ऐसे, ठीक है, 4 चेम्बर्स लग रहे हैं, अब लगवा लो भाई, ये 4 चेम्बर्स हैं, ठीक। नाउ हार्ट रेट में क्या होता है, क्विकली जो है हम हार्ट को रिकॉल कर लेते हैं। ये 2 ऊपर वाले होते हैं एट्रिया, ये ऊपर वाले होते हैं एट्रिया। सर पे हाथ इसलिए रखा था कि मैं सोच रही थी कि मैं बताऊं वापस से, पर मैंने कहा ठीक है भाई अब बता ही देते हैं, फिर भूल जाएंगे नहीं तो ये क्या था, है ना, 1 साल पहले का तो क्या ही याद रहेगा, 1 दिन पहले का भूल जाते हैं हम तो मैम, ठीक है। ये 2 ऊपर वाले हैं एट्रिया, नीचे वाले हैं वेंट्रिकल। एट्रिया, अब सिर्फ साइड समझ जाओ, ये है बेटा राइट साइड, तो इसको मैं लिख दूँ राइट एट्रिया, कितना आसान नाम हो गया। ये राइट साइड है तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड है, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। कहना क्या चाहती हैं आप, क्विकली से याद कर लेते हैं। हार्ट बीट, हार्ट बीट जो हम धक धक, वैसे वो धक धक नहीं होता है, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था, गलत गाना बनाया, इट्स नॉट धक धक, वो लब डब होती है बीट, पर उन्हें पता नहीं था, तो कोई बात नहीं, कभी कोई मिले तो बता देना, है ना, जो गाना जिसने भी बनाया है भाई गलत है, ये लब डब होती है हार्ट की बीट। तो अब वो कैसे होती है, वो साउंड कैसे आता है, ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल का ये वर्ड लिखूंगी, देखना है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कौन सा रिदमिक, कैसी रिदम चल रही है, अरे गाना सुनते हो ना, रिदम होती है उसमें, तो वैसे ही ये जो हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की रिदम। नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शन को अपन कहते हैं सिस्टोल, तभी लिखा और हटा रही हूँ, देखो कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं डायस्टोल। इतना समझे हो कि नहीं, है ना, आसानी से वर्ड बोल दें तो क्या ही बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं सिस्टोल,
रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो यही इनकी मिली जुली क्या होती है, भगत होती है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट बीट, तो देखो कार्डियक साइकिल, अच्छा उससे पहले आ जाओ, कार्डियक साइकिल ये पीछे एक वर्ड आया था, है ना, कुछ भी नहीं है ये, नहीं मतलब कुछ तो है पर बहुत सिंपल है, ये कहना चाह रही हूँ। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी रिदमिक सिस्टोल और डायस्टोल है बेटा, इसी को कहते हैं अपन कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल जैसे मैं कहूंगी ना तो वो क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल और डायस्टोल, वेंट्रिकल एंड एट्रिया का। समझे हो, ये बात समझ गए। नाउ अब क्या होता है, जो हमने हार्ट बीट नॉर्मल ह्यूमन की बात है, नॉर्मल ह्यूमन में ऐसा माना जाता है कि अपन अराउंड लेते हैं 72 से 75। नाउ सुन लो मेरी बात, है ना, कुछ डेटाज में बात सुना करो, फिर अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्टली सर्च करते हैं और कहते हैं आंसर तो ये आया था। फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, यूर इन क्लास 10th, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, तो यहाँ के हिसाब से जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, आपको वो ध्यान में रखनी है। तो अपन कह सकते हैं 72 75 बीट्स पर मिनट, इतनी धड़कन होती है पर मिनट की। तो ये बोलते हैं ये निकली कैसे, है ना, ये निकली कैसे, या फिर ये क्या है, ये कैसे निकाल सकते हैं, तो वो तो भाई आप 1 मिनट में ऐसे दिल पे हाथ रखो और काउंट करो कितनी हार्ट बीट हो रही हैं। नाउ ध्यान से सुनना, कार्डियक साइकिल क्या बोला है, कार्डियक साइकिल पता है कैसी होती है, कार्डियक साइकिल सिस्टोल और डायस्टोल से मिली जुली होती है। सिस्टोल और डायस्टोल यानी क्या, 0.1 सेकेंड प्लस 0.7 सेकेंड, सिस्टोल और डायस्टोल, इससे बनती है एक कार्डियक साइकिल। तो ये जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ है, ये जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कितने टाइम में हो जाता है, मात्र 0.8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड नहीं लगता है और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की साइकिल हो जाती है। तो एक कार्डियक साइकिल कितने की होती है, 0.8 सेकेंड्स की। ये एस क्या है, ये सेकेंड्स है। ऑल राइट, ये रिकॉल हो गया कि नहीं, जल्दी से बताओ, हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन में आओ, नॉर्मल हार्ट रेट इज 75 बीट्स। अब यहाँ 75 दिया है तो कुछ बच्चे कहेंगे, तो किसी को 72 होगा, तो 72 से 75 बेटा मानते हैं, इतना रेंज लेके चला करो, ठीक। एंड कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, बताओ मुझे, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। तो बोलो मैम वो कैसे, तो सुनिए, हार्ट रेट क्या थी बेटा, 75 बीट्स पर मिनट थी कि नहीं, 75 बीट्स पर मिनट, वॉज इट और नॉट। तो अगर मैं एक साइकिल की बात करूं, एक टाइम की बात करूं, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, कितनी देर में, 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स में कितनी बार बीट कर रहा है, 75 टाइम्स। तो निकाल लो, इसके बाद कर लो सॉल्व, इसके बाद सॉल्व कर लो, आ जाएगी आपकी कार्डियक साइकिल। तो बिल्कुल सही है, कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। इनवर्सली यानी क्या, ये हार्ट रेट है और ये हार्ट रेट है और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कार्डियक साइकिल। क्लियर है कि नहीं, समझ गए। यानी ये बात भी क्या हो जाती है, बिल्कुल ही ट्रू। सॉल्व कर लिया है, कहीं और डाउट हो तो एक बार सेशन रिकॉल कर लेना, विच मीन्स ये बात, अच्छा अब अच्छा सॉरी है ना, रुक जाओ, क्या बोलोगे, आगे थोड़ी ना बढ़ गई, मैं यहीं पे हूँ। अरे कुछ गलत नहीं किया है, मतलब अपन सही जगह पे हैं, ट्रू है, मतलब आंसर कैसे दूंगी मैं, अभी तो स्टेप 2 फॉलो करना था ना। देखो स्टेप 2, कुछ भी हो जाए मैं स्टेप नहीं भूलूंगी, कुछ भी हो जाए मैं स्टेप नहीं भूलूंगी। कौन सा स्टेप था, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या बोला था कि अगर दोनों ट्रू हो तो ज़रा इसको फाइंड आउट करो कि ये इसका रीज़न है कि नहीं। तो करते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड बिकॉज कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। बोलो कितना अच्छा साउंड किया मैम, कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल सही तो रीज़न है। हार्ट रेट ये क्यों होता है, कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज कार्डियक साइकिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट के। तो अगेन इट इज़ वेरी करेक्ट, विच मीन्स फाइनली एक क्वेश्चन मिल चुका है जहाँ पे दोनों बातें सही हैं और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Clear? Let's come to question number 8. Assertion. Left ventricle of heart has a thinner wall than that of the right ventricle. Left ventricle needs to pump blood to the nearby lungs only. आओ चलो, बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है फिगर, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो भाई, अब क्या देखना है, वेंट्रिकल्स की कहानी सुन लो जल्दी से। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी क्या हो रहा है। वी नो कि राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला, हार्ट के राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कहाँ से आता है, वेन से आ रहा है, वेना कावा से, आने दो उसको। अब ये सुनो जाता कहाँ है, ये सुनो जाता कहाँ है, ये जाता है पास में ही, अरे ऊपर ही है ना, बस इधर पास, यहाँ दिल है, यहाँ लंग्स है, पास में ही जो है ये चला जाता है कहाँ पे, लंग्स में। ये हमारे एक मान लो ये लंग है ना, अभी समझ जाओ, ये लंग्स है यही बाजू में ही, अरे बोलते हैं ना वो बस बस बगल वाली गली में इधर ही, तो बस यहाँ चला जाता है। अब एक बात बताओ, कभी घर के पास में कोई शॉप वगैरह होती है बहुत, अरे जस्ट लगी हुई है, तो वहाँ जाने के लिए गाड़ी निकालते हो क्या, गाड़ी या साइकिल जो भी यूज़ करते हो, नहीं, पैदल चले जाते हो, है कि नहीं, सही बताओ। अब कुछ आलसी होंगे, निकालते होंगे गाड़ी, या तो कुछ तो बोलते हैं मैम जाते ही नहीं है हम तो गलत बात है, निकला करो, ठीक। तो पास में जाने के लिए गाड़ी तो नहीं निकालते, पैदल ही हो आते हैं। ऑल राइट, तो सिमिलरली राइट वेंट्रिकल में देखो लंग्स तक जा रहा है ब्लड, किससे जा रहा है, वही एक्सेप्शनल वाली आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, कहाँ, हार्ट से लंग्स में। नाउ दूसरी कहानी सुनना, अभी वो रीजन मैं बाद में बताऊंगी, पहले दूसरी कहानी सुनो। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बड़ी ऑक्सीजन वाला, यहाँ एट्रिया में आया, अब वेंट्रिकल में आ गया। ये वेंट्रिकल क्या करता है, ये वेंट्रिकल लेके जाता है ब्लड कहाँ पे, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में, ये लेके जा रहा है ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में पंप करके, अरे यहाँ नीचे तक, पूरे पैर तक, जितने ऑर्गन्स हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब तक ब्लड लेके जा रहा है, मतलब दूर तक जाना है। अब मम्मी बोलती है कि यार इधर पास वाली दुकान पे तो मिली नहीं, अब दूसरी दुकान तो 2 किलोमीटर दूर है। अब बोला इतने तो पैरों में हमारी जान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ियाँ साइकिल से जाते हैं, क्लियर है। तो यानी क्या, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम समझ रहे हो, थोड़ा मेहनत वाला है, इसका काम थोड़ा मेहनत वाला है, तो उसको गाड़ी घोड़ा चाहिए भाई कि गाड़ी लेके जाओ। अब यहाँ गाड़ी तो नहीं आ सकती, तो ये क्या करते हैं, इसकी जो वॉल्स होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये थिकर होती है, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी वॉल्स को थिक कर देंगे। क्यों बेटा, क्योंकि जब ये इतने प्रेशर से ब्लड भेजता है ना, ध्यान से सुनना, ब्लड प्रेशर वर्ड सुना है, कैसे आता है, क्योंकि ये प्रेशर से ब्लड को भेजता है। नाउ न्यूटन का एक लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सुना है कि नहीं, बिल्कुल फिजिक्स में पढ़ते हो। तो नाउ जब आपने, ध्यान से सुनना, जब आपने बोला ये नहीं आया समझ, तो जरा अपने भाई को जाके मारना और आ जाएगा रिएक्शन, बिल्कुल पता चलेगा फिर तो, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, बोलो कि समझ गए मैम, ठीक है। तो फिर यानी क्या, अभी आपने ब्लड पे प्रेशर लगाया है ना, आपने ब्लड पे प्रेशर बनाया, उसको समझा कि वो तो बेवकूफ़ है भाई, वो तो चला जाएगा शांति से, तो ब्लड को भी आया गुस्सा, ब्लड ने कहा मैं भी प्रेशर लगाऊंगा, तुमने मुझ पे प्रेशर लगाया तो बेटा मैं भी तुम पे प्रेशर लगाऊंगा। तो ये जब प्रेशर लगाता है, एक बात बताओ, तुमने यहाँ से ब्लड भेजा, ब्लड ने कहा नहीं मैंने प्रेशर लगाया, और मान लो अगर ये ब्लड ऐसे वापस आ गया ना, तो ये जो वॉल्स है ना, ये फट जाएंगी दिल की, कोई भी नहीं जिंदा रह पाएगा। तो नेचर ने ऑलरेडी जो है बोला यार तुम एक काम करो, तुमको सहना तो है ही, तुम थोड़ी थिकर वॉल्स ले लो कि ये प्रॉब्लम नहीं आए। और लेफ्ट वेंट्रिकल को अरे बोला वो बाजू वाली दुकान नहीं है, बाजू वाले अंकल की दुकान है, वहीं तक तो जाना है, अब वहाँ तक जाने में क्या प्रॉब्लम, नॉर्मल चले जाओ। तो इसलिए इसकी वॉल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ये थिन ही रहेंगी, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहीं तक जाना है ब्लड को, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ज़्यादा है, अच्छे से सुनना। क्या भाई किसी किसी का राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम होता है, अब यहाँ कन्फ्यूजन कर देते हो, राइट लेफ्ट घूम जाते हो तुम, तो ध्यान से सुनो, ये राइट साइड है, कैसे देख रहे हैं राइट साइड, अपनी बॉडी देखो, और ये है ना राइट साइड, तो ऐसा ही दिल निकाला और ऐसे रख दिया, ठीक। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, समझ गए कहानी। अब आंसर दो, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यहाँ पे भी लिख देती हूँ भाई, ये राइट है, ये लेफ्ट था, ठीक। अब ये कह रहे हैं, ये जो पीछे देखा था, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट की थिनर वॉल है। कैसी बात करते हैं, अभी मैंने इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा थिक वॉल है लेफ्ट की, और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि थिन वॉल है। तो क्लियरली पहले स्टेप में ही मज़ा आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, असर्शन ही फॉल्स है, बात ही गलत है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। जब बात खुद गलत होगी तो उसका रीज़न क्या सही होगा, रीज़न भी देख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ब्लड टू नियर बाय लंग्स, गलत, वो राइट वेंट्रिकल का काम है, यानी बहुत ही क्लियरली ऑप्शन डी मिल चुका है करेक्ट आंसर। इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, दोनों गलत, खत्म, फिनिश। चलो ऑप्शन डी, आगे आंसर समझ आया कि नहीं। आओ क्वेश्चन 9 पे। असर्शन, वॉल्स ऑफ, मजेदार है ये तो भाई, ऐसा लग रहा है हार्ट की कहानी चल रही है। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर than the atria,
रीजन दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। चलो जल्दी से देखो, बना ही हुआ है यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, जो काम का नहीं है उसको टाटा बाय बाय कर दो। ये हो गया, किसकी बात कर रहे हैं अभी, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की बात है बेटा। ये देखो, ये एट्रिया है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। अब कह रहे हैं कि चेम्बर ही हट गया, लो। अब ये कह रहे हैं कि एट्रिया की जो वॉल्स हैं, या ये कह सकते हो कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल हैं वो एट्रिया से मोटी होती हैं, थिकर होती हैं। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो एट्रिया से क्या होती है, थिकर होती हैं। क्यों होती हैं थिकर? रीजन ये बोल रहे हैं दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो देखो, एक बात, सबसे पहली बात तो सही कही कि हाँ वॉल्स थिकर हैं। क्यों थिकर हैं? तो ये ध्यान से सुनो, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड भेजने का काम करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वेंट्रिकल्स को ब्लड भेजने का काम करना है। ये तो कुछ नहीं है, ये खड़े हुए हैं, ये वो नहीं होते हैं जो क्या बोलते हैं यार, जो कलेक्ट करने के लिए बैठा होता है। बैंक होता है, बैंक में कैशियर होता है। कैशियर का काम क्या है? सिर्फ पैसा लेना है ना, पैसे आके जमा करो, पैसे आके जमा करो। तो इनके पास तो खून आ रहा है, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये नीचे आया तो ये कौन है? वेंट्रिकल है। इसको पैसे भेजने का काम करना है, मतलब ज़्यादा वो काम है, डिवाइस पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर है उस पर। बाकी तो बैठ के बस नोट गिन रहे हैं, आ जाओ आने दो। तो ये तो आने दे रहे हैं, इनको भेजने का काम करना है। भेजने का काम करना है यानी क्या? प्रेशर से ब्लड को पंप करना है। अब प्रेशर लगेगा, वही कहानी घुमा लो, रिपीट कर लो, है ना, मेरी बातें रिवाइंड कर लो। प्रेशर से भेजेंगे तो वॉल्स थिक चाहिए, नहीं तो कोलैप्स हो जाएंगी। तो बात सही है। अब बात का रीजन मैंने क्या बताया, क्योंकि ब्लड को भेजना है। ये क्या कह रहे हैं? बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा। कैसे बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा? बैक फ्लो के लिए तो वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। अरे ये वॉल्व होते हैं ना, वॉल्व बंद हो जाते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं कही, यानी क्या? रीजन असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन फॉल्स है, यानी क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन ब्लड इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। खत्म है भाई, यहाँ पूरा रिवाइज कर लो चैप्टर यहीं पे, है ना। असर्शन ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड। रीजन ब्लड हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम जितना डिफिकल्ट समझते हैं ना बच्चे, बहुत ईजी हो जाएगा। बोल रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, बिल्कुल सही। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सर्कुलेटरी जो हमारे खून में दौड़ता है, खून में दौड़ता है, रगों में दौड़ता है, रगों में खून दौड़ता है, सॉरी रगों में खून दौड़ता है, समझ गई मैं, ठीक है। चलो, सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ब्लड, ठीक। दूसरी बात क्या है? ब्लड हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर। बोलते हैं खून का कुछ एडवांटेज होता है पानी के ऊपर। बोलो नहीं मैम, पानी इज द बेस्ट। ओ भाई, बॉडी में बहने की बात कर रहे हैं, लाइक बॉडी में जो खून बहना है उसकी बात करी है कि वाटर से बेटर है। पानी तो मैं मानती हूँ जल ही जीवन है, ठीक है, बट आपकी बॉडी में पानी थोड़ी ना बह सकता है, ब्लड बहता है। क्यों? नंबर 1, ये जो है इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन भेजना होता है वो कौन भेजता है? ये ब्लड के थ्रू जल्दी से कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से। नंबर 1, तो पूरी बॉडी में अच्छे से मिल जाएंगे। दूसरी बात, ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो बोलो मैम बॉडी में अंदर हो गया तो बुरी बात है, बाहर की बात कर रही हूँ। जैसे कटवट लग गया तो पानी तो बहता रहेगा, पानी को थोड़ी ना, कैसे क्लॉट होगा पानी? तो कुछ समझदार कहेंगे मैम ठंडी उसमें बैठ जाओ, फ्रिज में जम जाएगा। तो ये नहीं करना है भाई। पानी तो नहीं क्लॉट हो सकता, लेकिन ब्लड क्लॉट हो सकता है, प्लेटलेट्स होते हैं उसमें। तो ये सब एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ब्लड होता है हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड। ब्लड हैज सम डिसएडवांटेज, एडवांटेज ओवर वाटर, डिसएडवांटेज नहीं, ये तो मैंने डाल दिया वर्ड, ठीक। तो ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, ट्रू है। ब्लड के एडवांटेजेस होते हैं वाटर पे, ये भी ट्रू है। पर क्या ये इसका रीजन है? जरा चेक तो करो। ब्लड इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड बिकॉज इट हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर। तो ये बात सही नहीं है। बोलोगे पानी कहाँ से आ गया बीच में? पानी कहाँ से आ गया? बात तो सही, दोनों ट्रू हैं, ये तो मैंने कह दिया ना, दोनों ट्रू हैं। बस बात क्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ गए। ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है, क्यों होता है? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, वो रीजन है। इसका वाटर के ऊपर एडवांटेज है, दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन। तो यानी क्या हो गया? बात तो सही है बट यू आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन बी, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Is it clear? समझ गए? Question number 11. Assertion. Rings of cartilage are present in the throat. Reason, these ensure that the air passage does not collapse. चलो अब किसकी कहानी है यहाँ पे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, थ्रोट, गला, गले की बात है। तो यानी क्या? गले से हम यूजुअली क्या रिलेट कर सकते हैं? एक तो फूड,
हाँ हाँ, एक तो फूड और दूसरा क्या, एयर। तो यानी ये कहानी है रेस्पिरेशन की, इतना समझ गए। अरे क्लियरली देखो ना, एयर पैसेज दिया है, यानी जहाँ हमने देखा था रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ के हैं। नाउ सबसे पहला स्टेप करते हैं, लाइनों को पढ़ो, क्या है असर्शन पढ़ो, इसको टेक इट एज अ सिंपल स्टेटमेंट। सो व्हाट इज असर्शन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कौन सी रिंग? अरे वो रिंग जो हाथ में पहनते हैं वैसी नहीं, लेकिन ऐसी टाइप की कोई गोल गोल रिंग्स प्रेजेंट है हमारी थ्रोट में, वो भी किससे बनी? कार्टिलेज से। तो इनका क्या काम है, उसके लिए हमें कॉल बैक करनी पड़ेगी कौन सी थ्योरी? जो हमारी थ्योरी है एयर पैसेज की। एयर पैसेज क्या देखा था? विंड पाइप, ट्रैकिया, कुछ याद आ रहा है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अरे वही माजा वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा है, कितना इंटरेस्टिंग है। क्या होता है देखो, जल्दी से रिकॉल करो। ये होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया पता है ना क्या होता है? अरे ये तो लैरिंग्स है, नीचे बना रही हूँ ना ट्रैकिया, देखो ये है हमारा ट्रैकिया। विंड पाइप होता है, ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें, ये जो थिक वाला है यहाँ तक काम बनता है, और उसके बाद यूँ और यूँ। ठीक है, चलो क्विकली रिकॉल करते जाते हैं। इधर पे हमने बनाई है, हमने तो क्या बॉडी में प्रेजेंट रहती है भाई, और यहाँ हमने ऐसे कितनी बार बनाई है ऐसी रिंग्स। कौन सी रिंग्स हैं ये एक दो नहीं है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। बहुत सारी रिंग्स ऐसी प्रेजेंट रहती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं? जो हमारा ट्रैकिया होता है ना, विंड पाइप, यहाँ गले से जहाँ से हवा जाती है, विंड, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, अब बोलोगे मैम क्यों प्रेजेंट रहता है? जिसने देखा था उसको याद होगी रीजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लो, ये क्या है? ये है लैरिंग्स, जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये बीच में जो है, दिस इज बेसिकली ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। विंड यहाँ से जाती है। नाउ इस ट्रैकिया में ऐसे रिंग्स बने रहते हैं, इन्हें कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो फॉर दिस अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं हम, जिसको याद हो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं। मज़े हैं इस एग्जांपल में, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूँ कि बस एक चीज़ जो है लेके आओ या याद कर लो, कभी ऐसी पी हो क्या? माज़ा आती है, माज़ा, एप्पी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक 10 वाली आती है, पता नहीं अब तो कितनी रेट है, स्ट्रॉ डाल के जो पीते हैं, ठीक, ऐसे पैकेट वाली, ठीक, स्ट्रॉ डाल के जो पीते हैं। नाउ उसमें क्या होता है, लेके आना एक ही लाना है ना, बेईमानी मत करना कि पलक मैम ने कहा है तो हम बहुत सारी लेके आ जाएंगे। एक से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसको पहले पूरा ख़त्म कर देना पी के, ठीक है, स्ट्रॉ से ही पीना भाई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब ख़त्म हो गई, पूरी ख़त्म हो गई, खाली है बॉटल, जो भी आपका पैकेट है, उसको जो है उसको स्ट्रॉ से उसमें आप क्या करना, हवा पंप इन करना, ऐसे हवा डालना उसके अंदर स्ट्रॉ से। तो क्या होगा, ऑब्जर्व करना क्या होगा, वो जो पैकेट है वो ऐसे फूल जाएगा, जो पैकेट है वो फूल जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपने सोचा कि ये अभी मैम ने बोला है, क्या करने को कह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आपने हवा अंदर डाली, एयर अंदर डाली, यानी इनहेल करी, वो पैकेट समझ जाओ, वो पैकेट क्या है, वो पैकेट है आपका ट्रैकिया, अभी के लिए समझ जाओ, ऑलराइट। वो पैकेट क्या है, इट इज़ योर ट्रैकिया, योर विंड पाइप। नाउ जब आपने हवा इनहेल करी तो क्या हुआ, हाँ भाई वो फूल गया मैम, ठीक है। अब दूसरा काम करो, हवा भर दी थी ना, उसी स्ट्रॉ से हवा को सक कर लो, यानी बाहर निकाल दो। तो क्या होगा, यानी एक्सहेल कर ली, बाहर निकाल दी हवा। अब क्या होगा बोलो मैम, हमने तो देखा पैकेट तो पूरा ऐसे पिचक गया। पिचक गया यानी क्या कहते हैं पिचकने को, भाई कोलैप्स हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो ज़रा मेरे बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। ये पैकेट के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे ट्रैकिया, हमारा जो विंड पाइप है, उसमें भी तो सेम कहानी है। अभी मैंने हवा ली तो ठीक है, वो थोड़ा फूल गया। अब जब मैं हवा बाहर छोड़ूंगी तो मतलब ट्रैकिया कोलैप्स। और ऐसे तो ज़िंदगी चालू, इतने तो बड़े हम होते ही नहीं आज तक, वहीं ख़त्म हो जाते। क्यों, बचपन में ही सांस ली एक बार छोड़ी, ट्रैकिया कोलैप्स, ख़त्म। बिकॉज ये कोलैप्स हो गया, मान लो ये पिचक गया, तो इसमें सांस कैसे, बार बार तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा पिचक जाएगा तो बस ख़त्म बॉडी। तो सिमिलरली क्या होता है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ऑलरेडी हमारे विंड पाइप में क्या प्रेजेंट रहती हैं, ये रिंग्स। अब सोचोगे मैम ये रिंग्स क्या काम करती हैं? इनका काम है, ये ऐसा कहती हैं कि भाई देखो ट्रैकिया, तुम जब इनहेल और एक्सहेल करोगे सो डोंट वरी, हमने तुम्हें कवर करके रखा है। हमने तुम्हें एक दो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी ऐसी लाइन से प्रेजेंट होंगी रिंग्स, तो हमने तुम्हें कवर करके रखा है, तुम डरना मत। जब इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे तो ऐसे कोलैप्स नहीं हो जाओगे, जब एक्सहेल करोगे तो कोलैप्स नहीं होगे। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब बोलोगे मैम ये तो ट्रैकिया है, यहाँ तो ब्रोंकाई आ जाता है, तो क्या यहाँ भी रहती हैं रिंग्स? तो देखो
जहाँ तक ये थोड़ा थिक पार्ट रहता है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी कुछ, बस आगे जाके ब्रांचेस में नहीं होती है। तो मेनली अब जब सबसे मैक्सिमम नंबर कहाँ है, ट्रैकिया में है ना, तो इसलिए हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि ट्रैकिया में मिलता है। क्या है ये, इनके पूरे नाम से पता है हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग, यहाँ समझ जाना, कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो इनका काम क्या है, बोलो मैम क्यों बताइए कहानी, बिकॉज पीछे आंसर इसी के बेस पे बता पाओगे। ये जो है रिंग्स क्यों प्रेजेंट रहती हैं, ताकि जो है हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं हो। क्या बोला, ये रिंग्स क्यों प्रेजेंट रहती हैं, बिकॉज द ट्रैकिया वोंट कोलैप्स। नाउ कम हेयर एंड सी क्या लिखा है, चलो पढ़ो। पहला पॉइंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, इज इट क्लियर और नॉट। थ्रोट, अरे गला यही तो है, वही तो ट्रैकिया है, तो बिल्कुल ट्रू है। फर्स्ट स्टेप चल रहा है अभी। रीजन, these ensure that the air passage does not collapse, सही बात है, बात तो ये भी सही है। नाउ इसको जरा पूरी तरह से पढ़ के देखो, जैसा पीछे मैंने बताया था, बिकॉज लगा के इस वर्ड को, इस पूरी लाइन को बोलो, बिकॉज लगा के पूरी लाइन को बोलो, सही लगती है। क्या है देखो, rings of cartilage are present in the throat because these ensure that the air passage does not collapse। बोलो वाओ मैम, कितना अच्छा साउंड किया, जैसे आपने पीछे बताया था, यानी ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो व्हाट विल बी मार्क, वील मार्क ऑप्शन ए। If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Clear? आइए question number 12 पे। Assertion, pyruvate is a 6 carbon molecule. Reason, it is prepared in the cytoplasm as the first step to cellular respiration. Now जिसको कहानी याद होगी, अच्छा ये किसकी कहानी है, ये भी रेस्पिरेशन की कहानी है। अरे वही जो सेल के अंदर हो रहा था, तो देखते ही हंसी आ जाएगी मैम। पायरुवेट को बोल रहे हैं यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड, क्यों आएगी हंसी, बोलो मैम हमको तो याद भी नहीं है ना, आधे बोलेंगे हमको याद भी नहीं है। इधर आओ देखो, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था जो न्यूट्रिशन आपने लिया था, जो खाना वगैरह खाया था, वो किस में था, ग्लूकोज के फॉर्म में था। अब मैंने क्लियरली आपको लिख के बताया था कि यार ये कुछ चीज़ें जो बोलती हूँ मेहरबानी करके इतनी याद कर लिया करो। ऐसे पूरी स्टेप्स मैंने नहीं बताई थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, जितना बताया उतना याद रखना था। ग्लूकोज क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। सो हाउ विल यू टेल इट इज, मतलब कौन से कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो एक कार्बन में जितने नंबर यहाँ नीचे होता है ना, ये कार्बन में नीचे सबस्क्रिप्ट में जितने नंबर होते हैं उतने का ये मॉलिक्यूल होता है, यानी ये क्या है C6। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कौन हुआ 6 कार्बन, कितनी ऑब्वियस सी बात है, कौन है ये भाई, ये ग्लूकोज है। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी ये कहानी आसान है। हम क्या काम कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, तोड़ने का। क्यों, बिकॉज आवर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब सिंपल फॉर्म। तो अब जब ये ग्लूकोज खुद ही 6 कार्बन का है, सुनना, ये जब ग्लूकोज खुद ही 6 कार्बन का है, तो इतनी स्टेप्स में जब हमने इसे तोड़ा है, तो बताओ क्या ये रहेगा अभी तक 6 कार्बन में, बस सोच के बताओ। इसको जब हम तोड़ने का काम कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो 6 कार्बन होगा। अगर आपको पता नहीं हो फॉर्मूला तो भी आंसर बता सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टेप समझा करो, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, देखो सबका लर्निंग कैपेसिटी इज डिफरेंट। तो किसी को हो सकता है ये याद ही नहीं हो, पायरुवेट मैम ने क्या बताया था ये तो याद रहता है, ग्लूकोज तो भाई चलते फिरते नींद में C6H12O6, पायरुवेट का याद नहीं है, तो अभी आंसर जो है कुछ महारथी छोड़ के ही आ जाएंगे। अरे छोड़ो नहीं ना, कोशिश तो करो अल्टरनेट वेज। इफ यू नो कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है, इतना पता है, ग्लूकोज कितना था 6, तो क्या पायरुवेट खुद भी 6 होगा, अरे 6 से तो कम ही होगा जो भी होगा। तो क्लियरली यू कैन से कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ मैं तो बता रही हूँ कितने का है, पर अगर इफ यू नो दिस मच इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, इतना भी समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि ना पढ़ना नहीं है ना, उल्टे, कुछ बच्चे तो उल्टा ही सोचते हैं कि भाई मैम कह रही है आधा ही पढ़ के जाओ, नहीं। ये कंडीशन वो है व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अप्रोच है कि अगर ऐसी कंडीशन आए भाई, क्योंकि एग्जाम के टाइम में होता है, अलग प्रेशर होता है, तो दिमाग में से जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो भाई डरने का नहीं, अप्रोच लगाओ ना अपनी, थोड़ी कॉमन सेंस अप्रोच, क्योंकि ये डिटेल तो हमें याद ही रहती है। ग्लूकोज बदलेगा पायरुवेट में, टूटा है मतलब क्या, ये 6 है तो ये तो 6 कहीं से कहीं तक नहीं होगा, 5.5 होगा पर 6 नहीं होगा ये, ठीक है। तो नाउ कम ओवर है, देयर वर एम्पल ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स हुई थी जो हम हाई क्लासेस में देखेंगे। नाउ पायरुवेट जब टूट के बना था, क्लियरली मैंने लिखा था पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसका फॉर्मूला जिसको याद रखना हो वो रख सकते हैं, C3H4O3, ये होता है हमारा पायरुवेट।
तो देख रहे हो ये कितना है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये है 6 कार्बन का। तो अब कहानी यही खत्म हो जाती है फर्स्ट स्टेप में ही। पायरोवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये बात ही आपने गलत लिखी है, तो बस ऑप्शन डी आ जाएगा। असर्शन गलत है, उसका रीजन भी गलत ही होगा। सो ऑप्शन डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। समझ आया क्यों होगा डी इसका, ठीक है, अप्रोच भी समझ गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, assertion, the movement of water and dissolved salts in xylem is always upwards. Reason, the upward movement of water is due to low pressure created by transpiration. अब ये कहानी है लाइफ प्रोसेसेस में कौन सा पार्ट था, कौन सा पार्ट था भाई, ट्रांसपोर्टेशन। वैस्कुलर सिस्टम प्लांट्स में पढ़ा था। जाइलम तो नाम सुनते ही आए हो लास्ट ईयर से, टिश्यूज में पढ़ा था। इज इट क्लियर? तो नाउ एक एक करके लेते हैं, ठीक है। असर्शन से शुरू करें, चलो। The movement of water and dissolved salts in xylem is always upwards. तो प्लांट्स में जब हम देखते हैं, हमें पता है जाइलम फ्लोएम 2 होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, देखो जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स में ही, क्योंकि अच्छा अब ये कहानी भी होती है मेनली टॉल ट्रीज की। छोटे छोटे प्लांट्स में तो अलग कामों से हो जाता है, थोड़े बहुत काम होते हैं, रूट प्रेशर होता है, इन सब से हो जाता है वहाँ पे काम। बट टॉल ट्रीज में मतलब नीचे वाले माले से 5वें 7वें माले तक भेजना हो तो कैसे होगा, तो तभी उस वे में हम क्या लेते हैं, जाइलम को लेते हैं। नाउ जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट तो करता है, बट रूट्स से लेके ऊपर तक ही। क्या बोला, रूट से लेके ऊपर तक ही। क्यों, अरे तो प्लांट में पानी कहाँ डालते हो, प्लांट में पानी बोलते हैं ना, ऐसे डाला करो ऊपर, पत्तियों से क्या डाल रहे हो भाई, पत्ती मुंह खोल के थोड़ी ना पानी पिएगी। हम कहाँ डालते हैं, ऐसे सॉइल जो होती है हमारे रूट्स में डालते हैं, बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, और वो क्या करती हैं, नीचे से ऊपर लेके जाती हैं। कैसा एरो है भाई, देखो ये नीचे रूट्स है, नीचे से कहाँ ले गई, ऊपर ले गई। ऊपर ले गई यानी ये कैसा मूवमेंट हुआ बेटा, अपवर्ड। अच्छा, किसी को अगर डाउट हो अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड ये जो वर्ड होता है ना, ये जो वर्ड है ये WARD, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। इफ वी टॉक अबाउट इट इन हिंदी प्रॉपरली, अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर यानी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी चीज जाएगी, जो नीचे होगी। ऊपर की तरफ कौन जाएगा भाई, जो पहले नीचे तो हो। तो अपवर्ड यानी क्या, नीचे से ऊपर जाने वाला मूवमेंट। तो जाइलम का क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। यूनी यानी एक ही डायरेक्शन, नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से कोई पानी नीचे नहीं आ रहा है। क्लियर हुई बात के नहीं, जल्दी से बताओ, हो गई क्लियर? चलो, तो नाउ असर्शन में क्या, यही तो दिया है, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को तो पहली फुर्सत में लिख दो ट्रू। अब आओ रीजन पे। रीजन, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। आ जाओ इधर, किधर, बस इधर ही आना है, दूर तक नहीं। नाउ इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन की क्विक कहानी। ट्रांसपिरेशनल पुल नामक चीज़ थी, एसेंट ऑफ सैप, याद आ रहा है? एसेंट ऑफ सैप क्या था, कि अपन कहते तो हैं जाइलम से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, पर भैया जा कैसे रहा है। जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रोडवेज, तो वो कैसे हो रहा है, ट्रक के थ्रू। अच्छा, ट्रक भी बोल दिया, जाइलम ट्रक हो गया मान लो, तो ट्रक भी चलता किससे है ये तो जानना पड़ेगा ना। ट्रक चलता किससे, बोलोगे पेट्रोल डालते हैं, इंजन होता है, पूरी मशीनरी होती है उसकी, इजंट इट। तो ऐसे जाइलम तो कह दिया। अब जाइलम काम कैसे करता है भाई, इसमें कोई बटन होता है, ऐसे प्लांट में कोई बटन देखते हो चालू किया और पानी ऊपर जाएगा, नहीं। तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इनमें हमने एसेंट ऑफ सैप देखा था, एंड उसी में वेरी इंपॉर्टेंट देखा था हमने ट्रांसपिरेशनल पुल नामक एक चीज। क्या याद आ रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन पता है हमें, what is transpiration? It is the loss of water from leaves का जो स्टोमेटा होता है, alright, in the form of water vapor। तो अब ज़रा ध्यान से इस चीज़ को रिकॉल करना है ना, ध्यान से, बिकॉज ये अपना लास्ट पार्ट है, assertion and reason है, यहाँ तक अपन रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जितनी बार रिकॉल कर सकते हो करो। इधर आओ, अब देखो ये अपन ने बनाई है एक लीफ। अभी हर चीज़ ना एक लीफ पे लेके चला करो, बाकी की कहानी सेम होती है, ठीक है। नहीं, चलो अब मान लो ये लीफ का स्टोमेटा खुला है, यहाँ से हुआ है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हुआ तो मैं एग्जांपल के लिए, हमेशा देखो मैथ्स भी आप पढ़ते हो तो हमेशा वन क्वांटिटी लेते हैं ना, जैसे
कुछ भी आपको निकालना हो, यूनिटरी मेथड वगैरह होता है तो 1 की क्वांटिटी निकालते हैं, तो फिर बाकी सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इधर मैं एक मॉलिक्यूल लूँगी, उससे कहानी ज़रा समझना, ठीक। जैसे मान लो यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मान लो ये लाइन से खड़े हैं, ये कौन खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल। अरे ऐसे लाइन में खड़े होते हो, अरे कैंटीन आ जाओ, चलो स्कूल की कैंटीन को याद करो, ठीक है। स्कूल की कैंटीन में कैसे होता है, ऐसे एक लाइन से खड़े नहीं रहते हैं, तो बोलोगे नहीं मैम हम में तो भीड़ जमा होती है। अरे मान लो ऐसी कोई ऑर्गेनाइज जगह है, एक लाइन में खड़े हैं कैंटीन में। अब कैंटीन में सबसे आगे जो खड़ा है खरीदने के लिए, वो क्या करेगा, पहले तो सामान खरीद लेगा, ठीक है, पहले तो सामान खरीद लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद खड़ा रहेगा वहीं पे सामान लेने के बाद। यहाँ पीछे वाले कहते नहीं अरे जल्दी साइड हो जाओ, मुझे भी लेना है। तो जैसे मान लो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसपेरेंट हुआ, यानी उस बंदे ने सामान ले लिया, वो क्या करेगा, वो चला जाएगा ना, यानी ऐसे लाइन खड़ी है, उसने सामान ले लिया, वो साइड हो गया। अब वो जब साइड हुआ, अच्छे से सुनना, वो जब साइड हुआ तो पीछे वाला आगे आता है क्या, नहीं आता है, या फिर खड़ा ही रहता है, नहीं नहीं भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, उसको भी तो लेना है ना सामान। तो वो क्या करता है, वो एक स्टेप आगे बढ़ा, यानी उसकी जगह उसने फिल की। ना हो, ध्यान से सुनना, ये एक बंदा आगे आ गया, ठीक है, अब मैं ज़्यादा आगे नहीं आऊँगी भाई, एक आगे आ गया ना, उसके पीछे जो था वो भी उसके आगे आएगा, यानी ये क्या कर रहे हैं, जगह को फिल करते जा रहे हैं ना। लाइन में कैसा होता है, एक बढ़ता जाता है, जगह को फिल करते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जैसे पानी का मॉलिक्यूल एक बाहर चला गया, इससे मतलब बाय मैं जा रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल गया, नाउ यहाँ क्या हो गई, वॉइड हो गई, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो इस वॉइड को फिल करने के लिए ये वाला मॉलिक्यूल आगे आएगा कि नहीं। तो अब मान लो हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, आते गए, कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आते गए, नीचे से, रूट से आते गए। अब ये जो रूट में आखिरी जो पड़ा होगा पानी का मॉलिक्यूल, ये आगे आ गया तो खाली हो गई। तो अब ऐसे क्या करेगी, ये देखो, ये जो सॉइल में पानी होगा ये अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ट्रेन नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है आगे बस चलती जा रही है लाइन से। अरे तो दिस इज ओनली ट्रांसपिरेशनल पुल ना, ये लो प्रेशर में पुल हो रहा है। ये कैसा हो रहा है, लो प्रेशर में धीरे धीरे करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यही ऐसे ही तो काम करता है। अच्छा ये पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है, ये जाइलम के अंदर है, ये जाइलम का मान लो वेसल है, ये जाइलम के वेसल के अंदर है। तो ये भी एक वे है जिसके थ्रू जाइलम वर्क करता है। इज इट क्लियर और नॉट, समझे बात। क्या क्या कहानी कही है हमने, जाइलम एक तो सिर्फ नीचे से ऊपर होता है अपवर्ड मूवमेंट में। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि ट्रांसपिरेशन पुल से ये ऊपर जब एक मॉलिक्यूल बाहर जाता है तो वॉइड बन जाता है और ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, फिल करते हैं स्पेस। इज इट क्लियर। तो आओ जल्दी से ज़रा रीज़न पढ़ो। रीज़न क्या है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल सही बात है, पीछे यही बताया। अब ज़रा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं कि ये इसका रीज़न है कि नहीं। The movement of water and dissolved salts in xylem is always upward because the upward movement of water is due to low pressure created by transpiration। यानी क्या, बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल ही करेक्ट रीज़न है, पीछे यही बताया था मैंने आपको। समझ गए कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, assertion photosynthesis takes place in green parts of the plant. रीजन फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लीव्स। किसका क्वेश्चन है भाई, फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो फोटोसिंथेसिस तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें 6-7 स्टैंडर्ड में दी जाती है। पर बोलेंगे मैम हमें याद नहीं रहता है, 2 दिन पहला पढ़ा हुआ, तो ये क्या बात है। कोई नहीं, आ जाओ भाई रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस हमें पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, वाटर। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। अब जब हम कहानी ज़्यादातर देखते हैं तो हम देखते हैं कहानी किसकी, लीव्स की। हम जब ज़्यादातर देखते हैं तो हम किसकी कहानी देखते हैं, लीव्स की। अब एक बात बताओ, आपने देखा है ऐसे कुछ प्लांट्स किसी ने देखे हो जिसकी लीव्स होती हैं वैरीगेटेड। कैसी होती हैं, वैरीगेटेड लीव्स। ये सब कुछ नया नहीं है ना, 7th-8th स्टैंडर्ड में भी आता है ये बच्चों को भाई, तब भी पढ़ा है। हमेशा ग्रीन लीव्स तो नहीं दिखती हैं। कितने सारे प्लांट्स होते हैं वैरीगेटेड, अलग अलग रेड कलर की लीव्स हैं, किसी की पर्पल, कितनी ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये सोचो वो लीव्स ग्रीन नहीं है तो वो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा, है ना। वो लीव्स ग्रीन नहीं है, अलग अलग कलर की हैं, तो वो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा। ये सवाल आता है कभी भाई, नहीं आता तो लेके आना। नाउ अब इनकी अगर लीव्स वैरीगेटेड हैं तो क्या
बाकी पार्ट्स को ज़रा गौर से देखना। आप उसकी जब स्टेम देखोगे, मॉडिफाइड स्टेम होगी और इवन रूट। अब रूट तो बोलो मैम जड़ तो नीचे होती है, अरे मॉडिफाइड रूट्स भी तो होती हैं, इन सब में भी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, अगर ये ग्रीन होंगी तो बेटा ये भी कर सकती हैं फोटोसिंथेसिस। अरे फोटोसिंथेसिस कोई भेदभाव थोड़ी ना है कि मतलब सिर्फ ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है कि ओनली लीव्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जस्ट लाइक इट्स बेस्ड ऑन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल पे बेस्ड है। तो अगर इफ यू कैन फाइंड इट इन स्टेम रूट्स, मॉडिफाइड वाले स्टेम रूट्स में भी मिलता है तो ये भी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। अरे कर क्या सकते हैं, करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें रंग बिरंगे लीव्स होते हैं, तो इनके स्टेम्स, रूट्स, ये सब दे पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड फॉर द प्लांट। क्या इन्फॉर्मेशन समझ आई, समझे कि नहीं? मॉडिफाइड स्टेम रूट्स ये भी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन लीव्स होंगी तो वहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ ग्रीन लीव्स कर लेती हैं सारा ज़्यादातर जो है काम। क्लियर हुई बात? चलो अब बताओ असर्शन क्या दिया है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल सही है, यहाँ लीव्स नहीं आना चाहिए, ग्रीन पार्ट, अब भले ही वो कुछ भी हो, बी इट लीव, बी इट स्टेम, बी इट रूट्स। ऑलराइट, सो यानी फर्स्ट असर्शन इज ट्रू, अब आओ रीजन पे। ठीक है, रीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लीव्स। नहीं, यहाँ पर देखो ऑलवेज का तो कोई खेल ही नहीं है, क्लियरली बताया। मतलब जो लीव्स हरी नहीं हुई तो बेचारा प्लांट फूड ही नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी पार्ट्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, वहाँ से हो सकता है, विच मीन्स वेरी क्लियरली असर्शन ट्रू है, लेकिन रीजन अपना क्या हो गया बेटा, फॉल्स। तो यानी क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है? आई होप मार्क करते जा रहे हो आप लोग के कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 15 पे। असर्शन, capillaries are the thinnest blood vessels. Reason, capillaries connect the branches of arteries and veins. All right, so जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, so I can remember ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें से भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है। तो अगेन मैं हर बार कहती हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट वी स्टडी इन लाइफ प्रोसेसेस। उसकी कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि खाना बन गया, एनर्जी बन गई, उसको लेके भी तो जाएं। खाना बन गया, एनर्जी बन गई बॉडी में, अब जहाँ जहाँ पूरे टिश्यूज़ तक पहुँचानी है, पैरों तक, हाथों तक, हर जगह, तो वो पहुँचाने के लिए जो सिस्टम है उसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ मैं देख रही हूँ कैपिलरीज की बात है, तो लेट्स जस्ट क्विकली कम बैक एंड रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो 3 टाइप के हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। कौन से होते हैं भाई बताओ? 3 टाइप के हम क्या पढ़ते हैं? ये चलो ब्लड वेसल्स को रिकॉल कर लो। ठीक है, अच्छा टॉपिक है तभी रिकॉल करवा रही हूँ, है ना। देखो सारे क्वेश्चन में अपन नहीं करते लाइक बार बार उसको रिवाइज, बट जो चीज़ आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जितनी बार पढ़ लो कम है, वो है ब्लड वेसल्स की कहानी भी। अब इसमें से भी हम ले लेते हैं 3, कौन है? वेन्स, आर्टरी और क्या आती है? कैपिलरी। ठीक है, चलो देखो होता क्या है, वेन्स और आर्टरीज की कहानी तो हम बहुत सुनते रहते हैं, तो हमें इन्हीं के कॉन्सेप्ट होता है कुछ लोगों को कि इन्हीं के कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हैं, तो ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज का भी रोल है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। और इसका रोल कैसा है, जो एक्सप्लेनेशन दूंगी बिल्कुल दूंगी मैं एक्सप्लेनेशन पूरा, कि ये जो मैंने बात कही है ऐसी क्यों कही। अभी सुनना बात। देखो वेन आर्टरीज की हमने बात कर ली, मतलब बहुत ईजी होते हैं इनके कॉन्सेप्ट। क्या डिफरेंस होते हैं? आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज जो हैं क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन को अभी छोड़ दो साइड में, वैसे नॉर्मली आर्टरीज का क्या काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेके आती है हार्ट से और पूरी बॉडी में देती है। और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से लेके आता है और हार्ट में देता है। पता है कि नहीं? चलो, तो अब तीसरी बच जाती है एक वो, क्योंकि तीसरा टाइप का तो और कोई ब्लड है ही नहीं भाई, यही 2 हैं। तो वो तीसरी क्या करती है? तीसरी का काम है डिफ्यूजन में। अच्छे से सुनना, है ना, अच्छे से सुनना बिल्कुल। कैपिलरी का फंक्शन आज यहीं के यहीं याद हो जाना चाहिए, फिर मत भूलना। कैपिलरीज का काम क्या होता है? डिफ्यूजन से। तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि हमने जैसे ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो ये जैसे मैंने बनाई, आर्टरी बना रही हूँ, है ना, मैं अभी समझना, अच्छे से देखना, है ना। ये मैं बना रही हूँ एक आर्टरी। अब ये आर्टरी पतली होती होती जा रही है, देखो
ये होती जा रही है पतली। अरे पतली हो ना भाई, पतली हो जा आर्टरी, हो गई पतली। ठीक है, ये देखना अभी अच्छे से ऑब्जर्व करना। ये जा रही है, ये क्यों कर रही हूँ पतली, पर्पस है। ठीक है, और ये गई यूँ और पतली हो गई, इतनी कर सकती थी मैं। ठीक है, या तो अपन ऐसा करते हैं इसको, और यहाँ से और यहाँ से। अभी देखते रहो, है ना, काम की बात है। ये क्या आई है, ये मान लो ये है यहाँ पे आर्टरी, ये आर्टरी है। ये क्या है बोलो मैम, आप इतना पतला पतला क्यों कर रहे थे, यहाँ पे आपने थिक बनाया, यहाँ पतला क्यों कर रहे हो, बिकॉज ये है आर्ट्रियोल। आर्टरी पतली होती होती क्या बनती है, आर्ट्रियोल। नाउ इधर आना, कहाँ आओ, इस साइड पे, राइट साइड पे आओ। राइट साइड पे जब आप आओगे तो मैं बनाऊंगी वेन्स। ये मान लो कि आर्टरी भी इतनी मोटी है ना, अब वो अपन की ऐसे बन गई, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसको अपन बनाते हैं, इनको भी बना देंगे पतला 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 और थिन। ये ऐसा कनेक्शन कुछ याद आ रहा हो, ऐसे डायग्राम्स भी देखे थे हमने। क्लियर है, ये हो गई। ये क्या है, दिस इज वेन, और ये जो पतली होती होती गई है ये है बेटा वेन्यूल। क्लियर है, इतना पहले इसको देखो ध्यान से, थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई कि क्या बात हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि दो लोग ऐसे हाथ मिला रहे हैं, है ना, सही बात है, वही बात है, थोड़ा देखना। आर्टरी है, वेन्स है, आती गई पतली होती गई पतली हो गई, आर्टरी ने बनाया आर्ट्रियोल, वेन ने बनाया वेन्यूल। नाउ व्हाट वी कॉल कैपिलरी, बेटा यही होता है कैपिलरी। अच्छे से सुनना, ये जो बनाया है ना मैंने, यही है, ये जो कनेक्शन यहाँ पे आके ये जुड़ती है ना, दिस इज बेसिकली कैपिलरी। और कैपिलरी जब देखो इतनी मैं पतली बना रही हूँ, मतलब समझो, क्या समझो, ये होती है थिनेस्ट ब्लड वेसल। ये क्या होती हैं, ये होती हैं थिनेस्ट ब्लड वेसल। थिनेस्ट सबसे पतली क्यों होती हैं, अरे क्यों होती हैं सबसे पतली, बिकॉज इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो वॉल, अरे सबकी वॉल में, सभी ब्लड वेसल्स की वॉल किससे बनी होती है, एंडोथीलियल सेल से। सभी ब्लड वेसल्स की वॉल्स किससे बनी रहती हैं, एंडोथीलियल सेल से। नाउ अगर आपको पता भी नहीं हो, इफ यू कैन जस्ट सी द, मेयरली सी द फिगर एंड टेल कि भाई ये तो बहुत ही पतली सी दिख रही है, बिल्कुल है ना, मेरे जैसी पतली पतली सी दिख रही है, तो क्या बोल सकते हो कि हाँ यार इसमें जो सेल्स है ना, हमें लगता है एक ही लेयर के होंगे। क्या समझ रहे हो, टिश्यूज़ पढ़े थे लास्ट ईयर की नहीं, टिश्यूज़ में हमने पढ़े थे, सिंपल पढ़े थे, स्ट्रैटिफाइड पढ़े थे, यानी क्या, सिंपल यानी एक लेयर वाले। तो यहाँ पे तो मल्टीपल लेयर्स होंगे एंडोथीलियल सेल्स की। कैपिलरीज में आते आते कैपिलरीज में प्रेजेंट होती हैं ओनली वन लेयर, मतलब बस एक ये चादर बिछा दी, हो गया काम। तो क्या होती हैं, वन लेयर होती है। किसकी वन लेयर होती है, एंडोथीलियल सेल्स की। किसकी वन लेयर होती है, एंडोथीलियल सेल्स की। तो क्या वजह हुई, क्या रीजन हुआ कैपिलरीज का पतला होने का, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। फिर से बोलूंगी, अच्छे से सुनना। व्हाई आर कैपिलरीज थिन, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। समझ गए। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है डिफ्यूजन। इनका फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन। अब बोलोगे मैम कैसे, तो थोड़ी और गाड़ी घुमाओ, लाइफ प्रोसेसेस पूरा हो चुका है, वी हैव स्टडीड एक्सक्रीशन। तो कहाँ पे आओगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। कहाँ आना नहीं है, मतलब दिमाग दौड़ाना है अपना, टाइम मशीन वहाँ पे लेके जाओ, जब हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। उसमें हमने देखी थी किडनीज, उसमें क्या देखी थी, किडनी देखी थी। किडनी का जो फंक्शनल सेल होता है, किडनी मिलियंस ऑफ किससे बनी है, नेफ्रॉन से। तो उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बच्चों अगर याद हो, अगर उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में याद हो, तो ऐसा हमने कुछ बनाया था, ऐसा कुछ बना था बॉमन्स कैप्सूल टाइप का, याद है कि नहीं, स्ट्रक्चर बताओ। अब यार मैं बना ही देती हूँ, अब ऐसे करोगे कि याद नहीं है, और याद हो भी तो अच्छी बात है, रिकॉल कर लेना। ठीक, अब अपन ये ना बॉमन्स कैप्सूल है मान लो, ठीक, ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये जा रहा है यहाँ पे डक्ट, यहाँ पे आएगा लूप, यहाँ पे आएगा लूप, फिर यहाँ पे एक और डक्ट जाएगा, एक और डक्ट जाएगा, और ये चले जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। अब तो भैया याद आ गया होगा, अब मत बोलो, अब तो याद आ गया, बोलो मैम क्या याद आ गया, नेफ्रॉन। किडनी में एक नेफ्रॉन का सेल है, उसका स्ट्रक्चर है। तो ये अभी क्यों बता रही हूँ, ये तो ट्रांसपोर्टेशन की कहानी है। तो देखो यहाँ से कुछ एंटर किया था, अब आ गई याद कहानी, बोलो बिल्कुल, अब तो क्लियर हो गया मैम। ये यहाँ से कुछ एंटर किया था कि नहीं, और यहाँ पे हमने क्या बनाए थे, यहाँ पे हमने कुछ कुछ ऐसे बनाए थे,
और ये बाहर गया था। क्या नाम लिया था इसका आपने? इधर हमने कहा था एफरेंट आर्ट्रियोल, इधर कहा था एफरेंट आर्ट्रियोल। बोलो मैम एक ही तो बात कह रहे हो। अरे ये ए वाला एफरेंट है, ये ई वाला एफरेंट है, याद है कि नहीं? रिकॉल कर लो जल्दी से। ठीक, अब इस पूरा ये जो ऐसे बंच था इसको क्या नाम दिया था? इसको हमने कहा था ग्लोमेरुलस। इसको नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अरे भाई ये कैपिलरी तो है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो बोलो मैम वो भी ठीक है। अब आप बोलना क्या चाह रहे हो? ये कैपिलरीज हैं, बोलना क्या चाह रहे हो? तो अभी मैंने पीछे 2 मिनट पहले बोला था ना, फंक्शन होता है कैपिलरीज का, क्या? डिफ्यूजन का। तो देखो यहाँ पे याद है हम क्या कर रहे हैं, किडनीज में काम किसका हो रहा है? एक्सक्रीशन यानी फिल्ट्रेशन का। सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो होता है ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन का काम है, जैसे चाय छानते हो ना, अरे चाय छानते हो कि नहीं? बोले मैम बनाते ही नहीं है। हाँ सब बिल्कुल है ना, आलसी बच्चे हो। फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ ग्लोमेरुलस से याद है डिफ्यूज होके आ गए थे, जो है हमारा फिल्ट्रेट आ गया था। क्या वर्ड बोला मैंने? यहाँ से डिफ्यूज होके आ गया था। डिफ्यूज कैसे होगा? डिफ्यूज कैसे होगा? जब इसकी वॉल पतली होगी। पतली वॉल किसकी है? कैपिलरीज की। समझ गए कि नहीं? फंक्शन समझ गए कि नहीं? पूरा प्रॉपर रीजन दिया, ऐसे नहीं आंसर मार्क करके भग गई मैम आगे। बता दिया रीजन क्लियरली, अब तो आप खुद ही बता सकते हो। ठीक है, समझे? ये नेफ्रॉन की बात थी एंड यहाँ वही कैपिलरीज हमने देखी थी। इज इट क्लियर और नॉट? अब परमिशन है भाई, आ सकते हैं इधर, आ जाओ। चलो देखो क्या है असर्शन। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल। इतना बताओ बस कि क्या ये बात सही है कि नहीं? बोलो मैम सही है। चलो भाई, तो ये पहली बात तो ट्रू हो गई। रीजन क्या है? कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ट्रू। ओ भाई अभी फर्स्ट स्टेप चल रहा है, अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करना था? ट्रू एंड फॉल्स। ये लाइन बस पढ़ के बताओ, लाइन में क्या लिखा है? कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेस को कनेक्ट करती हैं। भाई ये डायग्राम देखने के बाद तो मत ही कहना, है ना। देखो आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांच क्या हुई? आर्ट्रियोल। आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांच क्या हुई? आर्ट्रियोल। ये जो थोड़ी पतली बनाई मैंने, ये वेन है, वेन की ब्रांच क्या हुई? वेन्योल। तो जब मैंने कह दिया ये कैपिलरी है, ये इन्हें कनेक्ट करने का, ऐसे जोड़ने का काम कर रही हैं, तो पीछे भी तो वही कह रहे हैं। मेरी बात मान लेते हो, टेक्स्ट की बात भी मानो, पीछे बस वही कहा है। इंग्लिश में लिखा है कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ट्रू। तो मतलब जब दोनों ट्रू होते हैं तो हम आते हैं किस पे बेटा? स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है? रीजन प्रूफ करना है। तो आप जरा सिर्फ असर्शन को पढ़ो, और पीछे मैंने बता भी दिया था। ये असर्शन क्या लिखा है? कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। और इसका रीजन क्या दिया था? चलो लिखा भी हुआ है शायद यहाँ पे। हाँ देखो, इसका रीजन क्या दिया है? पतली क्यों है ये? क्योंकि ये एक लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स हैं, एक ही। अरे जैसे होता है ना, अपन चादर बिछाते हैं, एक ही चादर बिछाई पतली, और 5-6 बिछा दी तो मोटा हो जाता है ना एरिया। तो मतलब मान लो ये एक ही लेयर से बनी हुई है, एक ही सेल से, तभी थिनेस्ट है। तो इसका रीजन तो वो हुआ कि दीज आर मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। एंड ओवर हेयर इन्होंने कहा है कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस। ये रीजन नहीं है, मतलब आप दोनों ही सही हो, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Clear है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। Assertion. Blood takes up oxygen from the alveolar air and release CO2 during exchange. Reason, the concentration of oxygen is more in alveolar air. ठीक है, चलो, यानी ये रेस्पिरेशन अगेन ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है। अब इधर आप कहाँ आओगे? तो हमने ना शायद ये ट्रैकिया बना ही रखा है, तो जो है थोड़ा पलक मैम के लिए आसान हो गया। बिल्कुल, बहुत ही खुशी हुई ये देख के। आ जाओ जल्दी से। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बता देती हूँ। उससे पहले ना जल्दी से मैं एल्वियोलाई बना दूँ, है ना, तो फिर नहीं तो भूल जाओगे कि एल्वियोलाई क्या था। ये ब्रोंकायोल्स निकले, अब इसमें से ऐसे 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 एल्वियोलाई बना दो। क्लाउड्स बनाने हैं, ठीक है। ये बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, पर ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, अपन को सिर्फ समझना है, ठीक। चलो ठीक, ये क्या है भाई बताओ? ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलस कह सकते हैं, सिंगुलर हुआ तो एल्वियोलस, ज़्यादा हुए तो एल्वियोलाई।
ये है ब्रोंकायोल। आर यू गाइज एबल टू रिमेंबर द डायग्राम? डायग्राम याद होने चाहिए, ठीक है, तभी मैं बार बार बनाती रहती हूँ। एल्वेलाई है। अब क्वेश्चन में क्या है, पहले सिर्फ एक चीज पढ़ो, असर्शन। ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलर एयर एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज। तो एल्वेलाई में क्या कहानी चलती है? एल्वेलाई में मेन कहानी होती है एक्सचेंज की। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कुछ नहीं हो रहा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो अभी हवा आ ही रही है, आ ही रही है, आते आते मेन जगह पे गई है, कहाँ? एल्वेलाई में, जहाँ एक्चुअल में एक्सचेंज होना था। क्लियर है? तो अब देखो क्या करेंगे, अब अपन सिर्फ शांति से एक एल्वेलाई बनाते हैं, क्योंकि पूरी कहानी बेटा इसी की है, ठीक है। ये एक एल्वेलाई है और ये नीचे मान लो कि ये ब्लड का स्ट्रीम है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, हाँ आ जाओ। अब देखो ये है एल्वेलर एयर, ये क्या है? एल्वेलाई है। मान लो अभी कि बेटा ये एल्वेलाई है, एक एल्वेलाई है। अब इसके पास हमें पता है आसपास इनके ब्लड के नेटवर्क रहते हैं। अरे रहेंगे कैसे नहीं, कैसे किसके साथ एक्सचेंज करेंगे? तो ब्लड के नेटवर्क रहते हैं। नाउ अभी जब हमने देखो बेटा इनहेल किया है, हमने क्या किया है? हमने इनहेल, सांस अंदर ली है, सांस अंदर ली तो बहुत सारा क्या आ गया इधर? जब सांस अंदर ली तो बहुत सारा क्या आ गया बेटा? ऑक्सीजन आ गया। आ गया कि नहीं? अरे आ गया कि नहीं? और ऐसा तो नहीं है, थोड़ा लेफ्ट आउट CO2 भी रहता ही है। तो अपन CO2 को किससे बनाया है? अपन CO2 लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, एक या दो CO2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये आया है एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, कौन आता है? ये इकलौती हमारी पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन है भैया, याद रखिएगा। आर्टरी वैसे तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट इसको जो है अपनी कम्युनिटी से अलग होना था कि मैं तो भाई कुछ अलग बन के। अच्छा इसका एग्जांपल और एक और बहुत बढ़िया है कि जैसे विलेजेस से जो लोग आते हैं या बैकवर्ड एरिया से, या वो लोग अपनी फैमिली में जिन्होंने उस फील्ड में नहीं गए और अलग शाइन करते हैं, तो वैसे ही आर्टरीज में बाकी सबका एक काम है, ये अलग ही शाइन आउट करती है। पल्मोनरी आर्टरी विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो ये लेके आई है, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्सीजन ये देखो, और यहाँ से ये ऑक्सीजन लेके जाएगी। अभी सुनना है ना, ध्यान से सुनना, देखो देख रहे हो ना ध्यान से। चलो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब एक बात बताओ, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नामक चीज़, क्या पता है हमें? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नामक यानी क्या? अरे वही विधि का विधान, कोई चीज़ कहाँ ट्रैवल करती है? हाई टू लो में। जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे ट्रैवल करते हैं? जिसके पास जो ज़्यादा हो वो कम को दे देता है, तो ऐसे चलता है डिफ्यूजन प्रोसेस। आई बात याद? तो नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, एल्वेलाई में देखो, एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? इधर ब्लड वेसल, ये जो अपनी जा रही है वेसल, इसके मुकाबले ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है कि नहीं? देखो ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने सारे और बना देती हूँ, चलो भाई लो, ठीक है, यहाँ कितने सारे हैं। तो क्या होगा, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है तो जो है ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, यहाँ किधर? ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा एल्वेलाई से? ब्लड स्ट्रीम में। क्यों? बिकॉज इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंट है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ क्या होगी? CO2 ब्लड में ज़्यादा है, उधर कम है, तो वेरी ऑब्वियसली CO2 जो है इधर चला जाएगा, इधर किधर? एल्वेलाई में चला जाएगा बाहर जाने के लिए। क्लियर हो गई बात? कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, अच्छा ये कौन? ये तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आई है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर ऑक्सीजन आ गया अंदर तो कौन लेके जाएगी? याद रखने का है अपन को, पल्मोनरी वेन। कहाँ लेके जाएगी? कहाँ लेके जाएगी? हार्ट में लेके जाएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं? चलो आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलर एयर एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज। तो वही बात मैंने बताई, बिल्कुल ट्रू। रीजन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वेलर एयर। बोल रहे हैं एल्वेलाई में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो विच मीन्स ये भी ट्रू है। अब दोनों ही बिल्कुल सही बातें हैं, पीछे जस्ट जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पे दी गई है, तो विच मीन्स द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए वाला मार्क कर देना है। सिंपल कहानी थी भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 क्वेश्चन ही बचे हैं। Question 17, assertion, the large intestine is the largest part of the alimentary canal. Reason,
टाइगर हैज़ अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन दैन हर्बीवोर्स। चलो आई हंसी, समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन पढ़ लो सिर्फ। द लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल याद करो, न्यूट्रिशन से याद करना है आपको। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी कैनाल होती है? माउथ से एनस तक। बेटा ध्यान से सुनना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें माउथ, मुंह से शुरू करते सारे पार्ट्स होते हैं एनस तक जो कैनाल जाती है उसको इकट्ठा हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आई होप इट्स वेरी क्लियर व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। माउथ टू एनस तक जो पूरा जाता है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है कि नहीं? नाउ दे आर सेइंग इस एलिमेंट्री कैनाल में लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पार्ट, सबसे लंबा या लार्जेस्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या है? कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन कहते हैं टाइगर हैज अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन हर्बीवोर्स। तो जरा थोड़ी बात जो है अच्छे से सोचो, थोड़ी याद करो किसकी कहानी। दो टाइप के इंटेस्टाइन पढ़ते हो, कौन से दो टाइप के इंटेस्टाइन? एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है कि नहीं? इतनी बात समझ आई? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलो मैम, मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा है। वेरी गुड। नाउ स्टमक से जो जाता है फूड वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्यों मैंने बात बताई? बोलो मैम इतनी सी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन खड़ा होता है कि भाई इसका नाम स्मॉल है, इसका नाम लार्ज है, लार्जेस्ट यही होगी। थोड़ा समझो बात को, थोड़ा समझो बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी इन्होंने बिल्कुल सही की है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी बिल्कुल सही दी है कि ठीक है भाई इसका नाम स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है पार्ट्स आते हैं, जेजुनम, इलियम, डियोडेनम, ये सब नाम है, ऐसा लगता है संस्कृत के नेम है। एम लगाते हैं ये अपने नामों में। तो नाउ इस कहानी में क्या होता है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन काम क्या चलता है बेटा? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन काम क्या चलता है? मेन काम बोलो मैम, मेन काम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा सबसे ज़्यादा काम हो जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन मतलब शुरू हुआ डियोडेनम से, तो डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन हुआ, और नीचे आते आते जो है ये चला जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ना लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से लेके यूं ऐसे एक्सटेंड होके नीचे जाती है। इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं? रेक्टम से बाहर क्लियर है कि नहीं इतनी कहानी? तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे पानी वगैरह होता है उसका मेनली ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने काफ़ी सारा डाइजेशन जो है कर लिया है, मेन डाइजेशन का पार्ट यहाँ चलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? मेनली किसका काम है भाई? मतलब अब खा पी लिया, अब जो है वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लो और उसको फीसिस के फॉर्म में, रेक्टम से क्या होता है वो बाहर आ जाता है, किसके फॉर्म में? फीसिस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो अब ज़रा आइए कहाँ पे आएंगे अपन? क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कहानी। ठीक है, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम तो लार्ज है, ध्यान से सुनना, लार्ज इंटेस्टाइन नाम तो लार्ज है, लेकिन ये लार्जेस्ट पार्ट नहीं होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। अरे भाई कितनी बार बताया है, उल्टी चीज़ याद रखो। जो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है इंटेस्टाइन का? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यही तो इस बात का लाइक क्यों ना बोलते मज़े वाली बात है नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पर है ये सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे जो लंबी आती है। तो विच मीन्स, जब एक बात बताओ, ऑलरेडी आपका असर्शन हो जाता है फॉल्स, तो रीज़न तो क्या ही जानना, रीज़न भी फॉल्स ही है। टाइगर हैज़ अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन दैन हर्बीवोर्स, ये उल्टी बात कही है। हम क्या पढ़ते हैं? हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं उनमें इंटेस्टाइन स्मॉल जो है बड़ी होती है। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें पत्तियों को डाइजेस्ट करना है, एंड उनमें क्या होता है? सेल वॉल दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो भाई सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो हर्बीवोर्स में होती है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ लिख दिया है टाइगर में। अरे टाइगर क्या है? कार्निवोर, ये तो मांस मीट खाता है, पकड़े खा लेता है डियर वगैरह को, तो इसको ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मल इंटेस्टाइन चलेगी। ऑलराइट, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। रीजन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। चलो भाई, रेस्पिरेशन की कहानी है, वो भी एरोबिक। दो टाइप के रेस्पिरेशन देखते हैं हम,
एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक यानी जो एयर की प्रेजेंस में हो, एनएरोबिक एब्सेंस में हो। नाउ बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, और लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया एज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। पॉइंट नंबर 1 देखो, असर्शन में क्या दिया है, ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई एयर का प्रेजेंस तो है ही। ये तो भाई कुछ कुछ होते हैं जैसे यीस्ट वगैरह हुए, है ना, ये सब जो होते हैं इनमें होता है एनएरोबिक कंडीशंस में। क्यों होता है? बोलो क्यों होता है? बिकॉज इन्हें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही सिंगल सेल्ड है, तो इन्हें इतनी एनर्जी की क्या ज़रूरत। नाउ व्हेन वी कम टू हायर बॉडी फॉर्म्स फॉर से प्लांट्स, एनिमल्स, अब ये बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इन्हें एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं? इन्हें छोड़ो, अपन को है कि नहीं यार, आप और मैं कितने कितने काम है यार, अपन को कितनी एनर्जी चाहिए होती है। सो एनएरोबिकली हमने देखा था कितनी का, मात्र 2 ATP बन रही थी, मात्र 2 ATP। एंड जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो टोटल 38 ATP। व्हाट इज, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? यू कैन सी द डिफरेंस। तो वो ATP ज़्यादा बेटर हुई, इसलिए हम सबकी बॉडीज़ में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नंबर 1 चीज़, इसको तो ट्रू लिख दो, बात तो सही है। अब इसको देखो ट्रू है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। तो अब जब हम एक रिएक्शन करते हैं, जल्दी से कर देती हूँ मैं वो रिएक्शन कि पहले हम रिकॉल कर चुके हैं, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में। कहाँ पे होता है ये काम? ये काम हो रहा है बेटा साइटोप्लाज्म में, और ये दोनों कंडीशन में होता है, ये दोनों कंडीशन में होता है, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक। बीच में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यूजुअली हम लिखते हैं यहाँ एनारोबिक कहानी चलती है, यहाँ एरोबिक। तो ये स्टेप दोनों में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में। नाउ व्हेन वी कम टू एरोबिक रेस्पिरेशन, वो चलती है कहानी इस साइड, राइट साइड पे। देखो इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में ये जो होती है क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल यहाँ पे बनती है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, और बनती है ढेर सारी एनर्जी। क्या बनती है? ढेर सारी एनर्जी। यहाँ बनती है 36 ATP, इधर बनती है बेटा 2 ATP, ठीक है। सो इन दोनों को मिला के कहते हैं 38 ATP। नाउ ये साइड किसका है? ये साइड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी क्या? ऑक्सीजन भरपूर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज देयर, अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। और ये अब बोलो मैम मेन राज तो खोल दो। मेन राज कौन सा? कि ये जो है ये हो कह रहा है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है? तो बिल्कुल सही बात है, बड़े बड़े वर्ड्स में मैं लिख रही हूँ। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा भैया बड़ा डिमांडिंग है। क्या है? डिमांडिंग। कहता है मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तभी मेरे यहाँ पे आके काम करना, नहीं तो नहीं करना। मतलब मैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करूँगा। तो दिस स्टेप, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? क्या होता है? हमारे सेल का पावर हाउस होता है। और यहाँ पे जाके हो जाती है कितनी? 38 ATP टोटल बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन से। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? तो अब आ जाओ, चलो कहानी बताओ मुझे। कौन सी कहानी? रीजन पढ़ो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। इज इट ट्रू और नॉट? बिल्कुल सही बात। अब जरा स्टेप 2 पे आओ, क्योंकि स्टेप 1 में अगर दोनों ट्रू है, स्टेप 2 क्या कहता है? प्रूफ करो। तो पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका रीजन मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था, याद नहीं हो तो वीडियो पीछे करके देखो। मोस्ट ऑफ द लिविंग, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स एंड दे नीड मोर एनर्जी। क्या बोला? बिकॉज दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स एंड दे नीड मोर एनर्जी। और इधर क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट। नहीं नहीं, ये इसका रीजन थोड़ी ना है। मतलब दोनों बातें सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, which means option B will be the correct answer. If both assertion and reason are true, and reason is not the correct explanation of assertion. आइए भाई, question number 19. Assertion: pancreatic juice digests starch, proteins and fats. Reason: pancreatic juice contains digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase. आइए जल्दी से, पैनक्रियाटिक जूस की कहानी बता चुकी हूँ मैं पहले भी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं 3 एंजाइम, इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं 3 एंजाइम, तो क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं मैम ये याद नहीं हो रहे हैं, ये अभी मुझसे याद नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कहानी चल रही है सुनना, कोई बात नहीं,
इसको अभी के लिए टाल दो। क्या बोला मैंने? बोलते हैं मैम पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं उनके फंक्शंस, उनके नाम ये सब याद नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ यार अभी के लिए ना टाल दो इस बात। बोलते हैं ना टाल दो, पोस्टपोन कर दो। अरे टाल दो, नहीं समझ आता तो यहाँ मैंने टाल दिया। टाल लिखा है, अरे रीज़न है TAL, टाल दिया इस बात को। अब आ जाओ ज़रा कंप्लीट कर दो। ये हो जाएगा ट्रिप्सिन, टाल के T से ट्रिप्सिन, A है अमाइलेज और L है लाइपेज। लो भाई आपकी दुविधा का समाधान। Here is the solution to your problem. What is this? टाल दिया यानी क्या? अरे 3 नाम तो हो गए एंजाइम्स के, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। क्योंकि भाई देखो हमने न्यूट्रिशन में ना इतने सारे एंजाइम पढ़े हैं तो खिचड़ी बन जाती है ना, दिमाग की खिचड़ी हो जाती है ऐसा। तो वेरी क्लियर, बहुत ही ईजी काम है। ट्रिप्सिन बेटा क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज वेरी ऑब्वियस, देखा था ना सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो। एंड लाइपेज किसे डाइजेस्ट करता है? ये करता है इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट। क्या बात बोली? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स याद करना बेटा बहुत ज़रूरी है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो हम कैसे याद करते हैं? याद नहीं होते तो टाल देते हैं। टाल दिया यानी क्या? T for trypsin, it digests proteins. A for amylase, it digests starch. And L for lipase, it digests emulsified fats. क्लियर है? यहाँ से ध्यान से सुन लेना क्योंकि अब फिर मैं डायरेक्ट आंसर पूछूंगी पीछे। चलो क्या है एजर्शन? पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बिल्कुल सही, पीछे बताया था मैंने। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ठीक है। रीजन, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। देखो टी, अब ये आपको सीक्वेंस में नहीं लिख के देंगे, टाल दूंगी टाल दी, ये अपनी लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज में पूरा क्लियर लिखेंगे ना, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, आप रिलेट कर लो। तो ये बात भी सही है। ओके नाउ अब हमें क्या करना है? स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 पहचानेगा। वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में हो सकता है, देखो जैसे पीछे मैंने बताया था, जहाँ डाउट आ सकता है बता दे रही हूँ पहले। पीछे मैंने बताया था इमल्सिफाइड फैट्स दिखा है मैंने, और यहाँ सिर्फ फैट्स दिखा है। तो देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स इट हैपेंस इन क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है इमल्सिफाइड फैट्स नहीं लिखा हो, लेकिन फैट्स इमल्सिफाई तो हो रहे हैं ना। तो आपको बहुत ही ऐसे नहीं कह सकते कि गहराई में जाओ, वो ओवरऑल वो सही ही है एक तरफ से। ठीक है, मान रहे हो, बात समझ रहे हो? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे कि मैम यहाँ तो इमल्सिफाइड लिखा ही नहीं है, ये बात गलत है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, कभी कभार होता है इन क्वेश्चंस में, द ओलंपियाड वंस और इवन MCQs वगैरह देखते हो, कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट्स होते हैं, बहुत मेजर हो तो हाँ गलत होगा, बट यहाँ क्लियरली लिखा है ना डाइजेस्ट, ओवरऑल की बात कही है, तो यू कैन कंसिडर। ठीक है, तो अब बताओ, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बोल रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस इन्हें डाइजेस्ट करता है। कैसे करता है डाइजेस्ट? क्योंकि इनमें प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम कौन है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? बात तो सही है, और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। एक बार लगा के देखो, बिकॉज वो वर्ड आता है ना आंसर्स में लिखते हैं बिकॉज, लगाइए। पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। समझे? ये इसका करेक्ट रीजन है बिल्कुल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए भैया लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल नोट करके ईमानदारी से लास्ट में बता देना कितने मार्क्स आए हैं। ठीक, exertion, the accumulation of lactic acid in the muscles causes muscle cramps. Reason, during vigorous physical exercise leg muscles respire anaerobically. पीछे की कहानी थी, पीछे अभी हमने एक कहानी पढ़ी थी, एक रिएक्शन पढ़ी थी, पर जो कि शायद मैंने हटा दी, तो कोई बात नहीं, पलक मैम फिर से मेहनत कर लेंगी लिखने की। आ जाओ चलो। अच्छा क्वेश्चन देख लो एक बार भाई, क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं जो मसल्स होती हैं हमारी, अरे हमारी बॉडी की बात है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस में जो मसल्स होती हैं, उनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, उनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कलेक्ट हो जाता है, जिससे मसल के क्रैम्प्स होने लगते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है भाई, रीजन क्या दिया है स्टेटमेंट? ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी जिमिंग जब करते हैं तो क्या होता है, लेग मसल्स एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आइए जल्दी से फिर से क्या काम है? ग्लूकोज। ये कहानी मैंने इतनी बार लिखी है, क्यों लिख रही हूँ भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे याद नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप भी बार बार लिखो, आप भी याद करो, है ना। मैं सोचो मैं तो कितने टाइम से पढ़ती आ रही हूँ, मतलब कितनी बार लिख रही हूँ, तो ऐसे स्ट्रांग हो जाती है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम आप लोग ये याद कैसे करते हो, है ना, ऐसे सवाल होते हैं कि मैम ये सब याद कैसे होता है।
तो देखो चमत्कार तो होता नहीं है, पहली बात ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो आपको खुद से आप अपने एफर्ट्स डालो। अब इतनी बार मैं क्यों लिख रही हूँ, अभी पीछे भी तो लिखा था, फिर से क्यों लिखा, ताकि यार फिर से याद करो ना, रिकॉल हो जाए, इतना रिकॉल कि भाई भूलो तो भी नहीं भूले, आपका हाथ खुद लिखने लगेगा। इज इट क्लियर? तो ये बना यहाँ पे पायरुवेट, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में। कहाँ पे हुआ बेटा ये एक्टिविटी? अलग पेन से लिखते हैं, थोड़ा साइटोप्लाज्म ना तुम लोग को दिखे अच्छे से, अभी बताया भी था, साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक। नाउ मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले छोड़ा था, क्योंकि इधर जो कहानी होगी वो होगी एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के। बिना ऑक्सीजन के ये कहानी चलती है दो जगह, अच्छे से सुनना, बिना ऑक्सीजन में ये कहानी चलती है दो जगह। एक चलती है बेटा यीस्ट में, एक चलती है यीस्ट में, और एक चलती है एनिमल्स में, या जो हमारी मसल्स होती हैं एनिमल की मसल्स में। ठीक, एनिमल की मसल में। अब यीस्ट में तो क्या होता है, यीस्ट में तो बेटा इथेनॉल बन जाता है, अल्कोहल। इसकी कहानी को थोड़ा साइड में रखो, इसको साइड में रखो, अभी काम किसका है, एनिमल मसल्स की बात थी ना। तो अब यहाँ पे मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनने लगता है लैक्टिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, अभी राइट साइड में पिछली, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, एनर्जी बन रही थी, CO2 बन रहा था, वाटर नॉर्मल काम चल रहा था। यहाँ क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो एनर्जी नहीं बनती है। अब ऑक्सीजन नहीं हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये कैसे होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं या कहीं से सीढ़ी चढ़ के आ जाओ तीसरे चौथे माले तक, है ना, बोलो मैम हम तो पहले माले में ढेर हो जाते हैं मतलब चढ़ो तो कैसे एकदम सांस फूलने लगती है, तो आपको कहते नहीं है बैठो, टेक डीप ब्रेथ, सांस लो, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है आप भग के आए हो तो आपने अच्छे से सांस नहीं ली, ऑक्सीजन नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्या होगा, एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में बुराई क्या है मैम, हो रहा है, तो ये देखो ना, बुराई इतनी बड़ी बुराई दिख नहीं रही है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है बेटा, एनर्जी CO2 वाटर की जगह लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये मसल्स में एसिड है भाई, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होने लगता है, और वहीं से क्रैम्प्स आने लगते हैं, मसल में दर्द होने लगता है। होता नहीं है कई वो लोग नहीं होते जो जिम का ले लेते हैं मेंबरशिप, पहले दिन 2 दिन जाते हैं ढेर, फिर क्यों ढेर हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये सब इतना किया नहीं, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली एक दिन में, अच्छे से रेस्पायर भी नहीं किया, सांस भी नहीं ली ढंग से, तो लैक्टिक एसिड बनने लगा मसल्स में, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, मैं मैम को नहीं देखते हो, मुझे नहीं दिखता, ऐसे इधर दर्द होने लगते हैं, तो तभी प्रॉब्लम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। समझे हो कि नहीं? अब ये बात समझ गए? अच्छा ये कहाँ हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, चलो अब इसे पढ़ो, तो अब असर्शन पढ़ के बताओ सही है कि नहीं। असर्शन क्या कह रहा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेज मसल क्रैम्प। ट्रू, लैक्टिक एसिड के बनने से ही हो रहे थे। रीजन क्या है, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लेग मसल्स रेस्पायर एनएरोबिकली। विगरस यानी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की तो मसल्स बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर कर रहे थे। ट्रू है। अब जरा ये तो बताओ ये इसका रीजन है कि नहीं, बिकॉज लगा के पढ़ते हैं। The accumulation of lactic acid in the muscles causes muscle cramps because during vigorous physical exercise leg muscles respire anaerobically। खुशी हो गई चेहरे पे, हाँ भाई यही तो पीछे देखा था, यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Is it clear? यानी ऑप्शन ए, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, यही है हमारा आंसर। हो गए भाई क्वेश्चंस हमारे। तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वेबसाइट पे, लिखना, टाइप करना magnetbrains.com। जब लिखोगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। अच्छा, कोर्सेज कैसे एक्सप्लोर करने हैं, लेफ्ट साइड पे देखोगे इंग्लिश हिंदी KG से लेकर 12 तक सारी वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो, ओवर हेयर यू विल क्लिक क्लास 10th में आगे आओ। ओलंपियाड की प्रेप के लिए आपको देखो केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सभी के वीडियोस हैं। एंड फॉर बायोलॉजी यू कैन क्लिक ओवर माई फेस, ये मैं ही हूँ, आ जाओ। एंड सारे वीडियोस टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं। हर चैप्टर के हम क्या कवर करते जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं MCQs लेवल्स में, तो उनको जाके देखो। कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है यार मैम थोड़ा अनक्लियर है तो उसको जाके दोबारा देखो, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रा बताओ तो सही किसके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।